हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। देखिए दोस्त, इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं कि एसएससी सीजीएल मेंस के लिए जो मदर्स एजुकेशन हब है, आप जानते होंगे पवन राव सर और राजेश नेहरा सर वहां पर पढ़ाते हैं। तो उन लोगों के द्वारा जो स्पीड बूस्टर टेस्ट बनाई जाती है, उस स्पीड बूस्टर टेस्ट 6 को मैं सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। और ये स्पेशली उन लोगों ने मेंस के लिए बनाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनमें जो क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली प्री के लिए, सीजीएल प्री के लिए, सीएचएसएल के लिए और सीपीओ के लिए, यहाँ तक कि एनटीपीसी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे नहीं है कि आप मेंस सुन के ये समझ लें कि अरे केवल टफ ही क्वेश्चन भरे पड़े हैं। लेकिन कभी भी एक्सपर्ट आदमी या जो अच्छे टीचर होते हैं वो केवल टफ क्वेश्चन नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो मेंस का पेपर होता है या कोई भी पेपर होता है तो उसमें ओवरऑल मैक्सिमम क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। टफ क्वेश्चन आप बोले तो 10% होते हैं या फिर 15%। बाकी के कुछ क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन ईजी होते हैं उसमें, ठीक है। क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन टफ बना दे कमीशन कभी भी, तो फिर विद्यार्थी डरने लगेंगे और कैंडिडेट ज़्यादातर उसमें भरेंगे नहीं फॉर्म, और ना ही ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। तो ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, कुछ कैलकुलेटिव होते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडरेट और इजी टाइप के होते हैं। तो ये मैं आपको बस बता दूं कि ये दिखाने के लिए यहाँ पे ये लिखा गया है कि ये स्पेशली टारगेट कर रहा है स्पीड बूस्टर टेस्ट किसको, एसएससी सीजीएल मेंस 2019 को। क्योंकि आपको पता होगा कि मेंस में टाइम ज़्यादातर लोगों के पास नहीं बचता है, तो ये टाइम मैनेज के लिए करने के लिए ही स्पीड बूस्टर टेस्ट सर ने बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं ये आपको बस बता दूं कि आप इस स्पीड बूस्टर टेस्ट को मेरे साथ सॉल्व कीजिए और वीडियो को पॉज करके पहले बनाने की कोशिश कीजिएगा। टाइमिंग भी देखिएगा आप कितनी टाइम में सॉल्व करते हैं, और इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। क्योंकि एक स्पीड बूस्टर टेस्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टाइम सर द्वारा 30 मिनट का दिया गया है, ठीक है। तो 30 मिनट के टाइम में 50 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। एक्चुअली में मैं तो यहाँ पे आपको बताकर सॉल्व करूँगा, इसीलिए डेफिनेटली 30 मिनट में नहीं सॉल्व हो पाएगा। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि सॉल्व कर पाएँ आप 30 मिनट के अंदर। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप ज़रूर से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, और उसका लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप ऐसे ही स्पीड बूस्टर टेस्ट चाहते हैं कि 1 से और मैं 30 तक करूं या फिर 40 तक करूं सॉल्व, तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइए। और ये ध्यान रखिएगा कि ये केवल सीजीएल मेंस वालों के लिए नहीं है, ये निश्चित रूप से सीजीएल प्री या फिर सीपीओ के लिए या फिर सीएचएसएल वाले सबको ये देखना चाहिए और सबको इसमें स्पीड बढ़ानी चाहिए ये देख करके, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए देरी न करते हुए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर से कमेंट और लाइक करें। चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए दोस्त, यहाँ पे पहला सवाल अपने सामने आ चुका है, और पहले सवाल में जैसे कि आप देखेंगे मेंसुरेशन की क्वेश्चन है। एक आयताकार टंकी है जिसमें 50,000 निवासियों को जल का वितरण किया जाता है, ठीक है। यानी कि आयताकार टंकी है, उसमें जो जल भरा है उसमें से 50,000 निवासियों को जल बांटा जाता है, जिसमें 3 समान कक्ष है, यानी कि 3 उसमें कक्ष हैं, ठीक है। आप कक्ष का मतलब कैबिन समझ सकते हैं, जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है। आगे कह रहा है कि प्रत्येक कक्ष की जो लेंथ है वो है 200 मीटर और ब्रेड्थ जो है वो है 100 मीटर। और आपको ये कह रहा है कि शुरू में जल की गहराई है 12 मीटर, और प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति को 20 लीटर जल मिलता है। तो आपको बताना है टंकी का जल कितने दिनों के लिए पर्याप्त है। तो आप यहाँ से आप पहले निकाल लो कि जब भी ऐसे कंडीशन आता है कि डेज निकालना होता है तो पहले आपको वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी कि टंकी में कितना पानी आया है। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें, आयतन की बात करें, तो वॉल्यूम होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो हम यहाँ पर अगर चाहें तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई लिख भी सकते हैं, या आप डायरेक्ट कटाने के लिए एक ही बार ये बात लिख करके और कटा भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं फिलहाल लिख लेता हूँ। अब जब वॉल्यूम लिख दिया हूँ तो ये है अपने पास 200 लंबाई और गुना में चौड़ाई था 10, और ऊंचाई के बदले में गहराई है, यहाँ पर गहराई कितना था 12, सॉरी 100 था, ये 10 मैंने बोल दिया। तो ये आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 12 दूना ये 24 हो गया और गुना में 10 के पावर 4, इतना हम ले सकते हैं। अच्छा, आप ये समझो कि ये वॉल्यूम मीटर में है, लेकिन व्यक्तियों को जो जल की बात की गई है वो लीटर में की गई है। तो अगर इसे लीटर में बदलना है तो हमें 1000 से गुना कराना पड़ेगा, यानी 10⁻³ से अगर हम गुना कराएंगे तो ये लीटर क्यूब में बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप बात समझिए कि अगर वॉल्यूम इतना है तो हम डायरेक्ट नंबर ऑफ डेज पे आते हैं। तो नंबर ऑफ डेज में आप क्या लिखिएगा, वॉल्यूम और अपॉन में एक दिन में कितना खर्चा आता है। तो आप ऊपर वॉल्यूम लिखने की कोशिश कीजिएगा, तो ये बनेगा 24 और गुना में 10 के पावर 4 और गुना में 10 के पावर में 3 और बटे में एक दिन में खर्चा कितने का है। तो आप बोलेंगे एक दिन में 20 लीटर चाहिए, लेकिन कितने लोग हैं जी, 50,000 लोग हैं। 50,000 लोगों को एक दिन में 20 लीटर लगता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर कहेंगे कि 4 और 1 5 जीरो से इसमें का 5 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 5 जीरो से कितना जीरो कट जाएगा जी, 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि ये
अच्छा देखो ये 5 दूना 10 बन के भी एक जीरो बन जा रहा है, यानी कि ओवरऑल 6 जीरो बन गया। तो ये कटा देते हैं और ये 3 भी कटा देते हैं, 6 जीरो कट गया। और आपके पास बंच कितना गया, तो आप बोलेंगे कि ऊपर बच गया जी 24 और नीचे कुछ नहीं बचा, क्या 24 और एक 10 बचा है, यानी कि 240 बच गया है। 240, लेकिन अच्छा अच्छा, सवाल में 3 समान कक्ष दिए हैं ना, तो यहाँ पे आपको 3 से गुना कराना पड़ेगा ना, क्योंकि ये वॉल्यूम जो हुआ वो एक का वॉल्यूम हुआ, ठीक है। ये जो वॉल्यूम निकाले हैं वो एक कक्ष की वॉल्यूम है और 3 कक्ष हैं समान, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 भी इंटू में बचेगा, तो ये 24×3 = 72, यानी कि 720 डेज हो गए, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही है, 720 दिन। तो आसान सा सवाल था, बस आपको देखो सवाल देखने में इतना बड़ा है कि लोग देख के डर जाएंगे, लेकिन सवाल में था क्या, कुछ भी नहीं। आपको वॉल्यूम निकालना है और डिवाइड कर देना है, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। चलिए आगे वाले सवाल पे आते हैं दोस्त, और अगले सवाल पे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि देखिए भाई दूसरे सवाल में अपने पास क्या है, यहाँ पे आपको दे रखा है कि एक वृत्त, मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सवाल को। देखिए आपको ये कह रहा है यहाँ पर दोस्त कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 2 है को समकोण त्रिभुज पर चित्रानुसार रखा जाता है, दूसरा छोटा वृत्त बड़े वृत्त व समकोण के मध्य बची हुई खाली जगह में रख दिया जाता है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अच्छा एक बात समझो यहाँ पर कि क्या केस बना है। अगर मैं कहूँ आपसे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है कि बड़े वृत्त का रेडियस 2 है, तो अगर मैं इसको इससे मिला देता हूँ तो आपको भी पता है कि एक वर्ग बन जाएगा, और ये 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। अब अगर मैं इसको यहाँ से सीधे ऐसे मिलाता हूँ तो आपको पता है कि अगर ये ओ है, ए है और ये पी है, तो आप बोलेंगे कि ओपी तो रेडियस ही है बड़े वृत्त का, ओपी अगर बड़े वृत्त का रेडियस है तो ये भी 2 हो गया। लेकिन पी से ए तक की लेंथ आपको निकालनी पड़ेगी। ओवरऑल ओ ए क्या है आप बताओ, ओ ए है बड़े वाले वर्ग में विकर्ण, और विकर्ण कितना होता है, √2 इंटू साइड होता है, तो ये तो √2 और इंटू में साइड 2 है, तो ये आ जाएगा 2√2। यानी कि ओ ए की वैल्यू ओवरऑल तो 2√2 है, लेकिन हम ओ ए की वैल्यू और कैसे निकाल सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि ओ से पी तक, यानी कि ये 2, और प्लस में अभी पी से ए तक निकालना पड़ेगा। तो आप बताओ पी से ए तक की लेंथ क्या होगी, आप एक बार सोच के बताओ तो कि क्या पी ए डायमीटर हो सकता है छोटे वृत्त का, क्या पी ए छोटे वृत्त का व्यास हो सकता है। अब अगर आप हाँ कहना चाहते हो दोस्त तो आप गलत हो, पी ए जो है वो छोटे वृत्त का व्यास नहीं हो सकता है, व्यास से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जैसा कि आप कॉर्नर पे यहाँ पे देख पा रहे हैं, कॉर्नर पे वो थोड़ा सा बड़ा होगा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखिए एक छोटा सा स्क्वायर आपको बनाना पड़ेगा, और वो स्क्वायर होगा छोटे वाले के वृत्त के साइड, वृत्त की त्रिज्या के बराबर, छोटे वाला जो वृत्त है उसकी रेडियस के बराबर का ये स्क्वायर होगा। यानी कि इसमें छोटे वाले वृत्त, छोटे वाले जो छोटा एक वर्ग बन रहा है यहाँ पर, छोटे वृत्त के अंदर एक वर्ग बन गया है, इस वर्ग में आप बोलेंगे कि ये रेडियस है, यानी कि छोटे वाले का ये रेडियस है, और छोटे वाले के रेडियस के बराबर वहाँ पर क्या बन गया है, एक वर्ग बन गया है, यानी कि स्क्वायर बन गया है। तो अब हम अगर पी ए की बात करेंगे तो आप बोलेंगे दोस्त, अब एक बार पी ए की वैल्यू आप समझ लो कि यार मैंने कहाँ मिटा दिया, ये आर था, ठीक है, ऊपर मैं लिख देता हूँ दोस्त, यहाँ पे आर था। अब देखो अगर मैं पी ए की बात करूँ, इस 2 को हटाओ, यहाँ पे देखो मैं पहले पी ए की बात करता हूँ यहाँ पर। तो अगर आप लिखेंगे पी ए कितना बराबर है, तो पी ए में आप लिखोगे कि एक तो बीच में यहाँ पर, चलो मैं कुछ और मान लेता हूँ, क्या मान लो बीच में, छोटे वाले को सेंटर को मान लेते हैं हम कि वो सी है, छोटे वाले के सेंटर को मैंने सी मान लिया। तो आप बोलिए कि ठीक है पी ए किसके बराबर होगा, ए सी प्लस पी सी के। अब देखो ए सी तो छोटे वाले वर्ग का क्या है, विकर्ण है, छोटे वाले वर्ग का विकर्ण है, तो उसको आप बोलोगे कि वो होगा आर और √2, और प्लस में पी सी क्या है, पी सी जो है वो छोटे वाले वृत्त का रेडियस है, यानी कि वो आर होगा। तो एक्चुअली में पी ए की वैल्यू ये आ गई। तो अब हम डायरेक्ट ओ ए की वैल्यू लिखेंगे, तो ओ ए की वैल्यू आप लिखोगे ओ ए में पी से ए तक और पी से ओ तक लिखोगे, तो पी ए की लेंथ कितनी आ चुकी है, पी ए की लेंथ आ चुकी है आर √2 और प्लस में आर, ये पी ए हो गया, और प्लस में पी से ओ यानी कि 2 और जोड़िएगा तो ये ओवरऑल ओ ए बन जाएगा, यानी कि 2√2 बन जाएगा। अब यहाँ से आप इसमें से आर कॉमन ले लो, तो ये आर कॉमन लेंगे तो ये बनेगा √2 + 1, और ये 2 जाके उधर घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और इंटू में √2 - में 1। अब यहाँ से आप डायरेक्ट आर की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 और इंटू में √2 - 1 और बाई √2 + 1। अब देखो यहाँ से अगर हम परिमेयकरण कर दें, यानी कि इसको रेशनलाइज कर दें, तो आप बोलेंगे कि आर की वैल्यू जो बचेगी, एक मिनट, आर की वैल्यू जो बचेगी वो आप बोलेंगे 2 और इंटू में √2 - 1 का तो होल स्क्वायर बन जाएगा, तो होल स्क्वायर करोगे तो ये 2 और 1 3 और माइनस में 2√2 आ जाएगा, और बाई में 1, यानी कि अगर 2 से गुना करा दोगे तो 3 दूना 6 माइनस में 2 दूना 4 √2 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। ठीक है, थोड़ी सी जगह की कमी है इसीलिए मुझे ऐसा लिखना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्त। अगर आपको देखिए
एक तो कि ये पेड चीज़ है, सारा चीज़ें मैं ज़्यादातर पेड क्वेश्चन करा रहा हूँ आजकल, आपको पता होगा सीजीएल के लिए, ठीक है। और साथ ही अगर आप सीजीएल 2020 या फिर सीएचएसएल 2020 की तैयारी कर रहे हैं या सीपीयू की, तो आपके लिए ये भी उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये पेड है और मेरे पास वैसे उतना अभी सुविधा है नहीं, ना ही उतने डिवाइसेस हैं मेरे पास। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, आप बस फॉलो करते रहिए मुझे और स्टे ट्यून कीजिए मेरे चैनल के साथ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और दूसरे सवाल पे आते हैं। यहाँ से देखें भाई, दूसरे सवाल में क्या है अपने पास, 1 मिनट यार। देखिए दूसरे सवाल में आपको ऐसा कुछ दे रखा है कि एक अर्धवृत्त है जिसका व्यास AD है तथा BC जो कि व्यास AD के समांतर है, ऐसा कुछ चित्र में है। और आपको बोला गया है कि AB और CD बराबर है, उनकी वैल्यू 2 है, AD की वैल्यू 8 है, तो BC की लेंथ क्या होगी। अब बहुत ध्यान से आप बात समझिएगा कि आपको क्या दे रखा है। देखिए एक तो अर्धवृत्त दिया हुआ है पहले, यानी कि सेमी सर्कल। तो पहले एक मैं सेमी सर्कल बना देता हूँ ऐसा, ठीक है। इसमें ये AD है व्यास, और ये कह रहा है कि AD के समांतर एक BC लाइन खींचा गया है, यानी यार इधर कुछ दिक्कत है, मैं दूसरी तरफ लिख देता हूँ। देखो आप यहाँ पर चित्र समझो, ऐसे है, ठीक है। सेमी सर्कल थोड़ा अच्छा बनाते हैं। देखिए ये AD था और इसके समांतर एक लाइन खींची गई है BC। अब ये कह रहा है कि AB को और इसको मिला दीजिए, तो AB की वैल्यू भी सवाल में 2 है और CD की वैल्यू भी 2 है, ठीक है। यानी कि आपको क्या दे रखा है, आपको ये चीज़ 2 दिया हुआ है और ये चीज़ भी 2 दिया है। AD की वैल्यू तो आपको 8 दे रखी है और आपसे BC की वैल्यू पूछ रही है। तो आप एक बात समझ लो, लेट से हमने BC की लेंथ को x मैंने लिख दिया, तो x की लेंथ आपको बतानी है। आपको ये बात बहुत ध्यान से अब एक बार समझनी पड़ेगी कि जो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो ये तरीका चलता है, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, चक्रीय चतुर्भुज। अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है ABCD, तो आप जब इसके विकर्णों को मिला देंगे जैसे, तो आप इसमें क्या लिखते हैं, देखिए विकर्णों का गुणनफल, यानी कि AC और गुणा में जो DB होता है, AC और गुणा में BD, ये बराबर होता है आमने सामने वाले भुजाओं के गुणनफल के योग के। यानी कि आप बोलेंगे AD और गुणा में BC, ये आमने सामने की भुजाएं हैं, और प्लस में DC और गुणा में आप बोलेंगे AB, ये भी आमने सामने की भुजाएं हैं। तो ये केस आप जरूर याद रखिएगा, इसी केस पर आधारित ये सवाल है, ठीक है। तो इस आप देख रहे हैं कि इस सवाल में ये बात लगाने के लिए आपको ये विकर्ण दोनों निकालने पड़ेंगे। तो पहले हम विकर्ण निकाल लेते हैं, लेकिन आपको जो मैंने तरीका ये बताया है, ये जरूर से ध्यान रख लीजिएगा इस थ्योरम को, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप ऐसे नहीं याद रखते हैं, तो अगर आप पढ़े होंगे सर के पास या फिर आप मदर्स एजुकेशन में पढ़े होंगे, तो आपको ज़रूर से इस SBT का सॉल्यूशन मिला होगा, स्पीड बूस्टर टेस्ट का, तो आपको पता होगा कि उसमें ये दूसरे तरीके से सॉल्व किया गया है। हालांकि ये तरीका भी सर का ही है, सर से ही मैंने सीखा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आप इस तरीके को भी आजमा सकते हैं और ये ज़्यादा फास्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए विकर्ण तो हम निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे कि अगर मैं इसको मिला दूं विकर्ण के लिए, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और आपको पता है अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है, और ये 8 ही था। अगर वो 90 डिग्री हो गया, ये 8 है, ये 2 है, तो मैं यहाँ पर BD की बात करूँ तो BD आप बोलेंगे जी BD है यहाँ पर परपेंडिकुलर, तो वो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी कि √8 का स्क्वायर 64 और माइनस में 2 का स्क्वायर 4। तो इस 8 के स्क्वायर में से इस 2 के स्क्वायर को घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, 60। तो हमारे पास BD की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 60 आ गई। अब मैं वही तरीका आजमाने वाला हूँ। चलो इसको मैंने गुना कर दिया, तो आप देखेंगे कि उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा विकर्णों का गुणनफल, यानी कि BD और गुना में AC। तो BD और AC दोनों बराबर विकर्ण आएगा यहाँ पर, क्योंकि AB और DC दोनों 2-2 है, ये दोनों 2-2 है, इसीलिए विकर्ण भी बराबर आएगा। तो एक विकर्ण अगर √60 है तो दूसरा विकर्ण भी √60 ही आएगा। तो अगर दोनों विकर्णों को √60 से गुणा करेंगे तो एक्चुअली में ये 60 बनेगा, और बराबर में कितना आ जाएगा दोस्त, बराबर में आमने सामने की भुजाओं के गुणनफल का सम, यानी कि ये 8 है तो 8 गुना में x, यानी कि 8x, और प्लस में ये आप 2 दुना कितना लिखोगे, 4। तो ये 4 इधर लाओगे तो आपको डायरेक्ट 8x बराबर मिल जाएगा 56, यानी कि x बराबर मिल जाएगा 7। तो आप देख रहे हैं कितना इजीली और काफ़ी आसानी से ये 7 आंसर आ गया है, वरना आपको इसमें कई सारे लंब डालने पड़ेंगे बनाने के लिए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से एक बार लंब डालना पड़ेगा, दूसरा लंब उस पर डालना पड़ेगा, और 2-3 स्टेप्स में बनेंगे ये, ठीक है। 2-3 स्टेप्स का मतलब 2-3 केस में बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त और अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 में देखिए अपने पास क्या है दोस्त, सवाल नंबर 4 में आपको दे रखा है कि ABC एक वृत्त पर 3 बिंदु हैं। ABC एक वृत्त पर क्या है, 3 बिंदु हैं, और A पर बढ़ी हुई स्पर्श रेखा BC को T पर मिलती है, और एंगल आपको BTA 40 दे रखा है, CAT 44 दे रखा है। तो BC द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण आपको बताना है। कोई बात नहीं है, इजी है, हम बनाते हैं। पहले आप चित्र बनाइए, देखिए चित्र में क्या दिया है।
देखें तो सबसे पहले तो हम सर्कल ही बना लेते हैं। मैंने ये एक सर्कल बना दिया, ठीक है। और ये कह रहा है कि इस पर 3 पॉइंट्स हैं, ए हो गया और फिर बी हो गया और सी हो गया। अब ये कह रहा है कि ए पर बढ़ी हुई स्पर्श रेखा, यानी कि ए पर स्पर्श रेखा आप खींचिए, वो BC को टी पर मिलते हैं, यानी कि BC को आगे बढ़ाइएगा तो ये कहाँ पर मिलता है, टी पर मिलता है। अब आपको ये दे रखा है इसमें कि एंगल BTA यानी कि ये वाला एंगल कितना है, 40 है, तो ये मैंने 40 ले लिया। अब आपसे कह रहा है कि CAT का मतलब इसको मिलाना पड़ेगा, तो CAT ये एंगल कितना दे रखा है, 44, तो ये मैंने 44 ले लिया, ठीक है। अब इसको भी मिला ही लेते हैं। देखिए मैंने इसको मिला दिया, और अगर यहाँ पे सेंटर है तो सेंटर से भी मिला देते हैं। सेंटर से क्यों मिलाया मैंने, क्योंकि सेंटर पे बना एंगल ही हमें बताना है। 1 मिनट, ये O है तो हमें एंगल BOC बताना है। इसमें लिखा है BC द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण बताइए, यानी कि BOC हमें बताना है। अब आप एक बात सोचो यहाँ पर दोस्त कि BOC की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। पहले तो आपको ज्योमेट्री में यही बात देखनी चाहिए कि अगर आपने डायग्राम सही ड्रॉ कर लिया तो आप देखो कि जो चीज़ हमें चाहिए वो हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके आंसर निकालने की। तो आप बोलेंगे कि O निकालने का एक तरीका तो ऐसे हो सकता है कि अगर मैं परिधि पर का कोण निकाल लूँ तो केंद्र का कोण परिधि का डबल होता है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। या फिर आप कहेंगे कि हम एंगल B को निकाल लें और एंगल C को निकाल लें, तो 180 में से BC घटा के हम O को निकाल सकते हैं। तो इजी लग रहा है कि हम परिधि पर का कोण निकालें। तो देखिए परिधि पर का कोण निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें B और C पता होना चाहिए, तभी हम परिधि पर का निकाल पाएंगे। तो B वाला कोण तो आपको पता है कि ये अगर 44 है तो B पर भी पूरा एंगल कितने का बन जाएगा, 44 का। क्यों, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपको पता होगा कि ये जो ऐसे मान लीजिए यहाँ पर, 1 मिनट आप ऐसे समझिए, ये 44 था कि अगर ये एक सर्कल है और यहाँ पर ये एक स्पर्श रेखा है, तो इसमें अगर ऐसे त्रिभुज बनता है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है और ये एंगल थीटा इस थीटा के बराबर होता है। ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होता है, तो ये आपको पता होगा। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि वो 44 था तो ये भी 44 होगा। और सी के पास के एंगल का तो आप निकाल ही सकते हैं। सी के पास एंगल कितना बनेगा जी, तो ये बाह्य कोण है त्रिभुज ACT में, त्रिभुज ACT में ये बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण अंततः दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि ये 40 और 44 84 के बराबर होगा। अब देखिए एक त्रिभुज में अगर दोनों कोण हमें पता चल गया तो हम एंगल BAC को डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एंगल BAC कितना होगा। तो आप बोलोगे कि 180 में से आप घटा लो किसको, 180 में से आप घटा लो 84 को और प्लस में इस 44 को। तो 84 और 44 अगर घटाएंगे आप 180 में से तो कितना बच जाएगा दोस्त, 180 माइनस में ये ओवरऑल बन जाएगा 4 4 8 और 8 4 12, यानी कि 128। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा घटा के, ये आ जाएगा 52। अब देखिए अगर परिधि पर 52 डिग्री का कोण है तो केंद्र पर 52 का डबल होगा। 52 का डबल कितना होता है, 104, और 104 इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, तो आसान है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, बस चित्र की दिक्कत है। ठीक है, तो अगले सवाल पे आते हैं दोस्त और देखते हैं अगले सवाल में क्या है। अगले सवाल का चित्र भी आपका है, देखिए यहाँ पर क्या है। देखिए भाई इस सवाल में क्या है अपने पास, यहाँ पर आपको ये दिया गया है कि नीचे दिए गए वृत्त में AC व्यास है और ED AC के समांतर है, और एंगल अगर CBE 65 डिग्री है तो DEC बताइए। CBE 65 डिग्री है, यानी कि ये 65 डिग्री है, तो आपको बताना है DEC, यानी कि DEC का मतलब यहाँ से आपको मिलाना पड़ेगा, ये एंगल बताना है एक्चुअली में। ठीक है, तो थोड़ा सा चित्र बड़ा करके और बात करते हैं कि क्या है यहाँ पर। देखिए अब चित्र बड़ा कर लिया है मैंने, आपको यहाँ से एक्चुअली में ये मिला लिया मैंने, थोड़ा सीधा मिलाते हैं, यस। अब हमें ये वैल्यू बतानी है। अब ये वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं ये बात बताओ आप। देखो एक बात तो कि अगर मैं इसको मिला दूं तो आप कहेंगे कि ये सवाल में 65 दे रखा था, ठीक है। अब ये अगर 65 है, ये मैंने इसको ऐसे मैच कर दिया, ये 65 है, तो आप बोलेंगे कि ये एंगल भी कितना होगा, 65 होगा। ये वाला भी कैसे 65 होगा, क्योंकि ये दोनों ही एंगल EC द्वारा बनाए जा रहे हैं। आपको पता है कि एक ही जीवा द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण बराबर होता है, तो EC द्वारा ही एंगल B भी बन रहा है और उसी के द्वारा एंगल A भी बन रहा है, जिसको मैंने 65 लिखा है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं त्रिभुज AEC की, त्रिभुज AEC की, ठीक है, तो त्रिभुज AEC में आपको पता है कि एंगल AEC जो है, एंगल AEC ये कितना है, 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि ये अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है। अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है, तो E के पास जो कोण बन गया वो 90 डिग्री का बन गया। और ये चूंकि समकोण त्रिभुज है तो हम डायरेक्ट एंगल C लिख सकते हैं, यानी कि एंगल ACE लिख सकते हैं कि ACE। देखिए ACE मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है सवाल में दिया है कि AC जो है ये पैरेलल है ED के,
और अगर AC पैरेलल है ED के, तो ऐसे कंडीशन में जो EC लाइन है EC, ये एक तिर्यक रेखा हो गया, और तिर्यक रेखा होने के कारण अल्टरनेट एंगल से यानी कि एकांतर कोण से ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, यानी कि ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो मैं ACE निकाल देता हूँ और ACE आ जाएगा तो DEC भी उतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट अब मैं ACE की बात करूँगा तो आपको पता है ये कितना होगा, 90 माइनस में 65 होगा, और 90 में से 65 घटाने पर कितना आ जाएगा दोस्त, 25 डिग्री, और 25 डिग्री इसका आंसर है। ठीक है, आप वापस एक बार बात को समझिए, मैं आपको क्या बता रहा था। देखिए, मैंने जैसे ही इस लाइन को मिलाया और इसको मिलाया, तो मैंने ये देखा दोस्त कि मिलाने के बाद अगर ये एंगल 65 है तो ये भी 65 होगा, क्योंकि एक ही जीवा द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण बराबर होते हैं, तो दोनों 65 हो गए। अब मैं बात किया त्रिभुज AEC का। त्रिभुज AEC में आपको पता है कि ये समकोण त्रिभुज है, यानी कि एक एंगल 90 हो गया, और जब एक एंगल 90 है और दूसरा 65 है तो तीसरा हम 90 में से 65 घटा के 25 लिख दिए, और तीसरा जो एंगल था ये इसके बराबर था एकांतर कोण से, और वो 25, तो ये भी 25, यानी कि 25 इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे दोस्त और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए 6 नंबर सवाल में आपको क्या दे रखा है दोस्त। 6 नंबर सवाल में आपको दिया हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB और AC बराबर है। B तथा C से गुजरने वाला एक वृत्त जो है, B तथा C से गुजरने वाला एक वृत्त AB तथा AC को D तथा E पर काटता है। तो आपको बताना है कि चतुर्भुज DBCE की DE तथा BC भुजाओं के बीच क्या संबंध है। तो देखिए, पहले तो हम ड्रॉ करते हैं चित्र। ऐसे संबंध वाले सवाल भी आते हैं, कई बार देखे गए हैं। ठीक है, और आपको ये रिलेशन भी याद रखना है जो मैं अभी बताने वाला हूँ, वैसे आपको पता होगा। देखिए, इसमें काफ़ी अच्छे से सवाल दिया गया है, कन्फ्यूज करने की काफ़ी कोशिश की गई है, तो आप कन्फ्यूज ना हो, एक बार पहले देखें चित्र तो ज़रूर से आप भी कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखिए, मैंने क्या किया कि एक सर्कल पहले बना लिया, या पहले त्रिभुज बनाते हैं। ऐसे मैंने त्रिभुज बना दिया, ऐसे नहीं, थोड़ा पतला त्रिभुज बनाएंगे। देखिए ऐसे। अब आपसे ये बोला गया है कि ये A है, B है और C है, और आपसे कह रहा है कि B और C से होकर गुजरने वाला जो वृत्त है वो एक्चुअली में, एक मिनट, B और C से होकर, कैसा बन रहा है यार, हाँ, B और C से होकर गुजरने वाला जो वृत्त है वो AB और AC को किस पर काट रहा है, D और E पर काट रहा है। यानी कि इसको अगर मैं मिला दूं तो ये D होगा और ये E होगा, और आपको ये चीज़ इसमें बताना है कि DE और BC में क्या रिलेशन होगा। तो DE और BC में क्या रिलेशन हो सकता है। देखिए, अगर आप देख करके ये अनुमान लगा सकते हैं कि थेल्स प्रमेय से ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो गया, तो अगर समरूप आप सिद्ध कर पाए तो भी आप कह सकते हैं कि DE जो है वो BC के क्या हो गया, समांतर हो गया। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि समरूप करने के लिए आपको क्या चीज़ लिखना पड़ेगा कि दोनों में कोई रिलेशन लाना पड़ेगा, तभी ये समरूप हो सकता है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले आपको ये बात पता होगा दोस्त कि अगर एक वृत्त के अंदर दो जीवाएं कटती हैं, चाहे अंदर कटें या दोनों जीवा बाहर जाके कटे, ऐसे कंडीशन में आपको पता है कि अगर ये P है, ये A है, ये Q है और ये B है, ये C है, तो आपको पता होगा कि P से A तक की दूरी यानी कि PA और गुणा में PQ ये बराबर होता है PB और गुणा में PC के। ये बात आपको पता होगा। अगर ये पता होगा तो मैं यही चीज़ आगे इस्तेमाल करने वाला हूँ। देखो, इसको मिटाने दो एक बार। ये आपके समझने के लिए मैं हर बार जो भी थ्योरम आ रहा है वो लिख दे रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे, आपकी रिवीजन हो। अगर आप पहले से जानते भी हैं और भूल गए हैं तो रिवीजन हो। अब बताओ, अगर इसमें ये BC नहीं रहता, वैसे BC तो इसमें कन्फ्यूज कर ही रहा है, BC अगर नहीं रहता और ये DE भी नहीं रहता तो मैं डायरेक्ट ये बात लिखता कि BC और DE नहीं होने के केस में ये दो जीवाएं हैं जो बाहर जाके मिल रहे हैं। एक जीवा AB है और एक जीवा AC है जो बाहरी बिंदु A पर मिल रहा है। ठीक है, तो आप ये बात समझ लो कि यहाँ पर हम डायरेक्टली ये बात कहते अब कि देखो, A से D तक और A से B तक, A से D और A से B तक का जो गुणनफल होगा वो A से E तक और A से C तक के बराबर होगा। तो हम ये बात यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्टली कि AD और गुणा में AB इज इक्वल टू है कितना, AE और गुणा में कितना है जी, AC। अब आपको पता है कि AB और AC बराबर है तो कट जाएगा। AB और AC बराबर सवाल में ही दे रखा है क्योंकि वो समद्विबाहु त्रिभुज था, तो ये कट गया और यहाँ से मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूँ कि AD इज इक्वल टू AE हो गया है। ठीक है, AD किसके बराबर हो चुका है, AE के। देखो, अब AD वाला लाइन अगर ये लाइन इसके बराबर हो गया तो आप ये कह सकते हैं कि छोटा वाला त्रिभुज भी अब समद्विबाहु हो गया। ठीक है, और दो एक ही प्रकार के त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि छोटा वाला त्रिभुज भी समद्विबाहु है और बड़ा वाला ABC समद्विबाहु था ही, और दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं तो दोनों के आधार क्या होंगे, समांतर होंगे, यानी कि ऑप्शन B क्या है यहाँ पर सही है। तो ऐसे आप इसको प्रूव कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले सवाल पे आते हैं। देखें भाई, इस सवाल में क्या है अपने पास, यहाँ पे आपको दे रखा है कि यदि 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा अपने वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, उसी वृत्त की जीवा की लंबाई जो है वो कितनी होगी
उस वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 8 की दूरी पर है। चलो कोई बात नहीं, ये तो आसान सवाल निकल गया। जैसे इसमें आप देख रहे हैं, देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें सारे सवाल टफ नहीं है। अभी आगे देखेंगे आप एक से एक आसान सवाल भी आपको मिलेंगे जो कि ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, आपको पता होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये दे रखा है कि 16 मीटर लंबी एक जीवा है। तो एक सर्कल पहले मैंने बना दिया और इसमें एक जीवा जो है वो 16 मीटर लंबी है। अगर पूरी 16 है तो अगर हम सेंटर से इसको आधा आधा बांटें तो ये कितनी हो जाएगी, 8। और ये आपको पता है कि ये रेडियस होगा। और आपसे ये कह रहा है कि एक दूसरी जीवा दूसरी तरफ है जो कि केंद्र से कितनी दूरी पर है, केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि ये उसके लिए 8 है और दूसरी वाली जीवा की लंबाई बतानी है। ठीक है, और ये 15 की दूरी पर थी। ठीक है, यहाँ पर ये 15 का डिस्टेंस था। अब आप बात को जरा गहराई से समझिए एक बार कि क्या था। ये सर्कल मैंने बना दिया और सेंटर से जो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा थी उसकी टोटल की लेंथ थी 16। और अगर टोटल की लेंथ 16 थी तो आधा कितना हो गया, 8। अब देखते हैं कि ये 8 है, ये 15 है, तो ये कितना होगा, आर की वैल्यू 17 हो जाएगा। ये बात आपको पता होगा, 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है, ये आपको पता होगा। तो ये आर कितना हो गया दोस्त, 17 हो गया रेडियस। और अगर रेडियस 17 है तो मैं यहाँ से भी मिला दूँ इस तरफ से, तो आप बोलेंगे कि यहाँ भी ये रेडियस 17 ही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरे तरफ वाला केस है, दूसरे तरफ वाले में देखो मैं छोटा लिखता हूँ थोड़ा, ये 17 है। अब दूसरे वाले में आप देखेंगे कि कर्ण 17 हो गया, यहाँ पे 90 बनता है। आपको पता है कि केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो वो बराबर बराबर बांटता है, तो वो 90 बन गया। 90 के सामने 17 है और एक साइड 8 है, तो 8 15 17 वापस से ये कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। और एक तरफ अगर 15 है तो दूसरी तरफ भी 15 होगा और ओवर और 15 15 कितना हो जाएगा, 30। और 30 इस सवाल का आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल में आएंगे। अगले सवाल में आप देखिए यहाँ पर क्या है कि एक दुकानदार 662.50 रुपये की कलमें खरीदता है। उनमें से 387.50 रुपये की कलमों को वो बिक्री खरीद मूल्य पर ही बेचता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है, क्रय मूल्य पर ही बेचता है। तो आपसे पूछ रहा है कि यदि आरंभ में कलमों की संख्या न्यूनतम संख्या खरीदी गई हो, यानी कि कलमों की जो न्यूनतम संख्या है वो खरीदी गई हो, तो अभी भी उसके पास कितनी कलमें बची है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है अपने आप में, बशर्ते आपको इसका तरीका पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या करते हैं। ठीक है, तो एक बात समझ लो कि ऐसे केस में दोस्त हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको अगर मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स निकालने हैं तो आप पहले ये निकाल लो यहाँ पर कि एक कलम का दाम कितना है। देखो इतना रुपया का कलम खरीदा है, यानी कि उसका सीपी टोटल हो गया 662.5 और 387.5 रुपये का वो सामान बेच चुका है क्रैमूल के आधार पर ही, यानी कि क्रैमूल पर ही। तो आपको बताना है कि उसके पास मिनिमम कितना कलम बचा है। तो अगर आप एक कलम का क्रैमूल निकाल सके तो आप ये कहेंगे कि अभी दाम बच कितना गया है। तो जैसे मान लो 100 रुपया अगर अभी बच गया रहता, या इसमें से घटा के आपका जितना भी बचे उसको अगर आप एक कलम की दाम मान लो अगर 5 आया है तो एक कलम की दाम से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ पेन्स आपके पास आ जाएगा। तो एक कलम का दाम हम कैसे निकालते हैं यहाँ पर ये ध्यान रखिए। अगर एक पेन का दाम अगर आपको निकालना है तो ये होता है HCF ऑफ कितना, HCF ऑफ ये जो दो वैल्यू दे रखा है, यानी कि इनका जो महत्तम समापवर्तक होगा HCF, ठीक है, वो होगा एक कलम का दाम। तो एक कलम का दाम अगर आप इनका HCF निकालें, HCF ऑफ कितना है 662.5 एंड दूसरा है 387.5। अगर इनका HCF आप निकालने जाएंगे तो आप HCF निकाल के चेक कर सकते हैं। HCF का मतलब क्या होता है, कॉमन। दोनों में क्या कॉमन है, तो अगर आप देख पा रहे हैं तो दोनों में एक बार 5 कॉमन होगा, एक बार 25 कॉमन होगा, यानी कि 125 कॉमन होगा, तो HCF 125 हो जाएगा। लेकिन एक अंक के पहले पॉइंट है तो यहाँ पर हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ गया HCF। अब एक कलम की दाम अगर इतना है तो नंबर ऑफ पेन्स कितनी आ जाएगी, आप डायरेक्ट नंबर लिखिए यहाँ पर। तो नंबर बराबर आप लिखेंगे कि दाम कितना बच गया है, 662 में से 387 का बेच दिया तो कितना दाम बच गया, आप घटा लो। 662 में से अगर इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 50 में से 50 तो उधर जीरो ही बन जाएगा, और आपके पास आ जाएगा 12 में से 7 जाएगा तो 5, और फिर यहाँ पर बचेगा 5, तो 15 में से 8 जाएगा तो 7, और ये 275 बचेगा। और डिवाइड करना है आपको 12.5 से, तो पॉइंट हटा के ऊपर 10 ही ले लेते हैं, और ये इससे तो कट जाएगा लग रहा है, कटेगा कि नहीं कटेगा, चलो कटे या ना कटे, 25, चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे कटाते हैं। देखो ये 5 से कट जाएगा 25 बार में, और ये 25 से कितना बार में कटेगा, 11 बार में, और 5 से इसको आप कटा दो, 5 दूना 10, तो 11 दूना कितना आ जाएगा 22, और 22 इस सवाल का आंसर है, यानी कि अभी भी उसके पास कितने कलमें बचे हैं, 22। तो ये आप तरीका और ये सवाल जरूर याद रखिएगा। ऐसा अगर सवाल आ गया और आपको पता नहीं है शुरू में तो ज़रूर से आप धोखा खा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आएंगे। देखें भाई इस सवाल में क्या है अपने पास। इस सवाल में है कि किसी लंब प्रिज्म आप समझते हैं, ठीक है, किसी लंब प्रिज्म का आधार जो है वो समबाहु है और उसका क्षेत्रफल जो है
वो है 9√3। अब देखिए ये 9√3 किसका क्षेत्रफल है, उस समबाहु त्रिभुज का जो कि उसका आधार है प्रिज्म का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि यदि प्रिज्म की हाइट 16 हो तो उसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पार्श्व पृष्ठ का मतलब आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है एल एस ए, और आपको एल एस ए का फॉर्मूला पता होगा कि एल एस ए जो होता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका, प्रिज्म का, वो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस और इंटू में हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस का मतलब हुआ हिंदी में आधार का परिमाप और गुना में ऊंचाई। तो आधार का परिमाप क्या होगा, आधार का परिमाप आप निकाल लो। आधार तो है एक समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 9√3 है तो आप समझिएगा अगर परिमाप 6 होता है तो क्षेत्रफल होता है √3। परिमाप 6 होने पर क्षेत्रफल √3 होता है। आप ऐसे समझ लो कि अगर परिमाप 6 हुआ तो क्षेत्रफल होता है √3, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल 9√3 है, यानी कि ये 9 टाइम्स है तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि ये 6 यहाँ 18 आ जाएगा। यानी कि परिमाप आ गया 18 और गुना में हाइट है 16, तो अगर इसको आप गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 18 छक 108, यानी कि 8, और एक ही ऑप्शन के लास्ट में 8 है तो बाकी कुछ बात ही नहीं करना, ये 288 ही आएगा। फिर हम डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन ए को चूज कर लेंगे। ठीक है, या फिर आप जैसे आपको परिमाप निकालना हो आप परिमाप ऐसे भी निकाल सकते थे कि एरिया √3/4 और इंटू साइड स्क्वायर होगा, और ये है 9√3, तो ये √3 से √3 कट जाएगा, और ये 9 चौका 36, यानी कि ए की वैल्यू 6 आ गई, तो 3a की वैल्यू 6 गुना में 3 18 आ जाएगा, और 18 गुना 16 आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे, लेकिन स्टैंडर्ड सर्कल अगर आपको याद होगा तो आप जल्दी से कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्त और अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में देखिए आपको दे रखा है कि x + 2y = में 3 और 3x + 2y = में 1 के ग्राफ y अक्ष को दो बिंदुओं पर मिलते हैं जिनके बीच की दूरी आपको बतानी है कितनी होगी। तो देखिए कोऑर्डिनेट भी इसमें आ गया, इसीलिए आपको फ़ायदा होगा स्पीड बूस्टर टेस्ट अगर आप देखते हैं इस वीडियो को या आप इसे सॉल्व करते हैं तो आप हर एक तरीके के क्वेश्चन से वाकिफ़ हो पाएंगे, और ऐसे कंडीशन में आपकी जो तैयारी होगी या जो रिवीजन होगा वो काफ़ी ज़बरदस्त हो जाएगा रिवीजन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्त और इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए एक बात समझिए कि अगर ये दोनों रेखाएँ, दोनों जो लाइन्स हैं वो वाई अक्ष पर कटती हैं, तो वाई अक्ष पर कटने का मतलब कि जिस बिंदु पर काटेंगे, आपको पता होगा कि अगर जैसे मैंने इस तरीके से बना दिया, मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष। अब आपको पता है कि कोई भी लाइन अगर वाई अक्ष पर आके कट करती है तो ये वाई अक्ष के जिस बिंदु पर कट करेगी वहाँ पर एक्स की वैल्यू तो जीरो होती है, वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, लेकिन एक्स तो जीरो होगी। तो अगर ये दोनों लाइनें वाई अक्ष पर कट करेंगी तो मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि वाई अक्ष पर कट करने के कारण इनमें एक्स जीरो हो जाएगा, और अगर पहले वाले में एक्स जीरो है तो यहाँ से आप वाई बताओ कितना हो जाएगा, वाई कितना होगा, एक्स जीरो होने पर वाई हो जाएगा 3/2, और दूसरे वाले इक्वेशन से अगर आप वाई निकालेंगे एक्स जीरो करके तो ये -1/2 आ गया। यानी कि आप ऐसे समझो ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। अगर ये पहली लाइन है, मान लीजिए मैंने आपके समझने के लिए बना लिया, और ये दूसरी लाइन, तो पहली लाइन ये कट रही है कितने पे, 0 और 3/2 पे, और दूसरी लाइन कट कर रही है कितने पे, 0 और 1/2 पे, -1/2 एक्चुअली में नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है इन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी, यानी कि ये डिस्टेंस बताना है। तो यहाँ पर 3/2 है और ये 1/2 है, दोनों को जोड़ लीजिए, 3/2 और प्लस 1/2 हो जाएगा 4/2, यानी कि 2। तो 2 इस सवाल का सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी। अब आप एक बात मत सोचिएगा यहाँ पर कि ये -1/2 था तो मैंने माइनस में क्यों नहीं लिया। तो दोस्त ये माइनस केवल डायरेक्शन डिनोट करता है, लेकिन दूरी अगर यहाँ से यहाँ तक नापोगे तो आपको पता है डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता है। ठीक है, ये डिस्टेंस आधे के बराबर है, 1/2 के बराबर है, इसीलिए उसको मैंने 1/2 ही लिया है। डायरेक्शन वो माइनस को दिखाता है, निगेटिव डायरेक्शन की तरफ वो है। ठीक है, ऊपर रहता है तो प्लस लिखते हैं, और वाई अक्ष पर नीचे रहता है तो माइनस लिखते हैं, ये आपको बात पता होगा। आगे बढ़ेंगे दोस्त और 11 नंबर सवाल पे आते हैं। देखिए अलजेब्रा का सवाल अपने पास आ चुका। आपको ए की वैल्यू दे रखी है, एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की दे रखी है, और ये निकालनी है। अब देखिए इसमें क्या करना है, आप एक बार तो दिमाग लगा सकते हैं। देखो देख करके तो घबराओगे तो आप बिल्कुल भी नहीं बना पाओगे, लेकिन अगर देख के ये बात आप समझ गए कि ये चीज़ जो दिया गया है ये एक्चुअल में किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे कि x² - y² के होल स्क्वायर के बराबर है ये। देखो ये a² है प्लस b² है और माइनस का 2ab है। ठीक है, तो अगर ये a² प्लस b² माइनस 2ab के फॉर्म में है तो हम ये कह सकते हैं कि ये a - b के होल स्क्वायर के बराबर है। और इसको मैं और फर्दर सॉल्व करके क्या लिख सकता हूँ कि ये a² - b² है तो इसको x + y और इंटू में x - y और इसका ये होल स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यानी कि आप कहेंगे कि इसमें x + y का काम है और x माइनस एक्चुअली में ये होल स्क्वायर आएगा, तो ऐसे लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर हमें x + y और x - y दोनों की ज़रूरत है, तो हम x + y यहाँ से निकालते हैं। देखिए अगर x + y अगर आप जोड़ते हैं दोनों को तो आपको कितना मिलेगा, जोड़ने की कंडीशन में आपको पता है कि ये कट जाएगा और मिलेगा आपको कितना, 2√a मिलेगा। ठीक है, और अगर आप घटाते हैं x - y करते हैं तो घटाने की कंडीशन में आपको पता है कि a कट जाएगा और ये दोनों जुड़ करके मिल जाएगा 2/√a। तो हमको इनके प्रोडक्ट का स्क्वायर बताना है, तो इनको गुना कर लेते हैं। देखो 2√a, एक मिनट, 2√a
और गुना में 2/√a और इसका होल स्क्वायर हमें बताना है, तो √a से √a कट जाएगा, तो 2 दूना 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 16 इस सवाल का आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्त वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। देखें भाई, इस सवाल में क्या है अपने पास कि 5a + 1/5 है इक्वल टू 5 है, तो हमें वैल्यू बतानी है कि इसकी 9a² और +1/25a² की। तो ऐसा सवाल मैंने करा रखा है। अगर माने आपने मेरी अलजेब्रा की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने अभिनय सर के पेड क्वेश्चंस की अलजेब्रा को सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। अलजेब्रा के कई सारे पार्ट हैं मेरे पास मेरे चैनल पे, वैसे 3 वीडियो हैं अलजेब्रा के टाइप वाइज, या फिर आप ये भी देख सकते हैं जो 2019 सीजीएल प्री में जितने भी अलजेब्रा आए थे उनको भी मैंने टाइप वाइज सॉल्व किया हुआ है। देखिए बाकी चैनल्स पे आपको सोल्यूशन मिलेगा, हो सकता है कि सारे अलजेब्रा का एक साथ सोल्यूशन भी मिल जाए, लेकिन टाइप वाइज नहीं मिलेगा, या मिल भी सकता है, लेकिन मैं अपने चैनल पे आपको, मैं अपने चैनल की बात बता रहा हूँ, अपने चैनल पे मैंने टाइप वाइज सोल्यूशन अलजेब्रा की डाल रखी है जो 2019 प्री में पूछे गए हैं सीजीएल में। ठीक है, तो आप उन्हें देखिएगा, तो उनमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिनको मैंने सॉल्व किया है। तो आपको पता होगा कि ऐसे केस में हम क्या करते हैं। देखो ये आपको देखते ये बात समझ जाना चाहिए कि ये हम तभी निकाल सकते हैं जब 3a + 1/5a हमारे पास आ जाए। इसकी वैल्यू अगर हमारे पास आ जाएगी तो हम ये निकाल सकते हैं डायरेक्ट स्क्वायर करके और 2 घटा के निकाल सकते हैं। तो आप देखो कि हमारे पास 3a + 1/5 है तो है नहीं, हमारे पास जो सवाल में दिया है इसमें 5 ऊपर है और 3 नीचे है, तो ये वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, उसको उल्टा से गुना कराना पड़ता है। उल्टा से गुना कराने का मतलब आप पहले देखिए कि हमें दे क्या रखा है, आप बोलेंगे दे रखा है 5a + 1/3a बराबर दिया है 5। तो अगर आपको 3 ऊपर चाहिए और 5 नीचे चाहिए तो इसको किससे गुना कराना पड़ेगा, आपको इसे 3/5 से गुना कराना पड़ेगा दोनों तरफ। ठीक है, तो अगर मैं 3/5 से, बिल्कुल ठीक है यार, ये कट जा रहा है तब तो चलो ठीक है, कटाते हैं, आगे देखते हैं। देखो इसको अगर आप गुना करोगे दोस्त तो ये 5/5 कट जाएगा, यानी कि 3a बच जाएगा, और यहाँ पे 3/3 कट जाएगा तो 1/5a बच जाएगा, और यहाँ 5/5 कट जाएगा तो 3 बच जाएगा। अब अगर ये वैल्यू आपके पास आ गई तो इसका स्क्वायर निकालना बिल्कुल आसान है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 9a² + 1/25 ए का स्क्वायर बराबर, देखो ये वैल्यू 3 आया है तो आप लिखोगे 3 का स्क्वायर और माइनस में 2। लेकिन आपको ये भी बात मैंने बताया कि -2 लिखने के साथ साथ गुना कराना पड़ेगा यहाँ कोफिशिएंट से, यानी कि गुणांक है ए का 3 और 5, तो आपको 3/5 से गुना भी कराना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली में मिल जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 3 दूना 6/5, यानी कि 9×5 = 45 में से 6 जाएगा तो 39 और बटे का 5, 39/5, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या आंसर सही है दोस्त, ऑप्शन डी सही है, 39/5। आगे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में देखिए आपको ये दे रखा है कि x की वैल्यू है 997, y की वैल्यू 998 और z की वैल्यू है 999, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो अगर आपने दोस्त ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि AQ + BQ और +CQ और माइनस में, सॉरी XY में मैं बोल रहा हूँ तो XY ही लिखते हैं, +ZQ और माइनस में 3XYZ, ये किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे x + y + z के बराबर होता है। और इनटू में अब यहाँ पर 2 केस लिखते हैं, एक तो यहाँ पे जो सवाल में दिया है इसके बाद आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि ये x² + y² और प्लस में z² माइनस में xy माइनस में yz और माइनस में zx, इतना लिखते हैं। या आपको ये बात पता होगा कि हम इसी टर्म के बदले में ये भी लिख सकते हैं 1/2 और इंटू में x - y का होल स्क्वायर और प्लस y - z का होल स्क्वायर और प्लस z - x का होल स्क्वायर। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने चैनल पर तो बहुत सारी वीडियो हैं, आप देखते नहीं हैं, अगर देखेंगे तो बहुत दिमाग खुलेगा आपका। देखो ये फार्मूला आप जो देख रहे हैं, इस फार्मूले पे बेस्ड जितने तरह के सवाल बन सकते हैं उन सारे सवालों को मैंने कवर कर रखा है केवल टाइप वाइज अलजेब्रा की सॉल्यूशन में। ठीक है, आप देखिएगा जाके चैनल के प्लेलिस्ट में तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, 2018 प्री में CHSL में और CGL में जो भी इस फार्मूले पर बेस्ड सवाल पूछे गए थे मैंने सबको सॉल्व किया है, CPO के क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। तो सब इस तरीके पे जितने भी इस फार्मूले पे बनते हैं सवाल सबको सॉल्व किया है। तो वहाँ पर आपको ये बात समझ पाएंगे आप कि ये वाली जो वैल्यू है ये एक्चुअली में इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दोस्त, डायरेक्ट इसके बदले हम ये लिखेंगे कि ये बराबर है 1/2 ऑफ x - y का स्क्वायर और प्लस y - z का स्क्वायर और प्लस z माइनस में x का स्क्वायर, इसके बराबर है। अब यहाँ से आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि 1/2, और बताइए कि x - y कितना है, तो आप बोलेंगे x - y का मतलब है 997 में से 98 घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा। 1 मिनट,
-1 का स्क्वायर 1, फिर y माइनस जेड, तो आप 98 में से 99 घटाइएगा तो यहाँ पर भी -1 आएगा, उसका भी स्क्वायर 1, और z माइनस एक्स यानी कि 99 में से 97 घटाइएगा तो 2 आएगा और उसका स्क्वायर 4, यानी कि ये आ गया 1/2 ऑफ 6, यानी कि ये 2 से कटाइएगा तो 3 आएगा, और 3 इस सवाल का सही आंसर है। देखिए अगर ऑप्शन में ये एक्स वाई जेड काफ़ी करीब करीब के हैं तो आप समझ जाइए ज़्यादातर कि यही फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अगर क्यूब भी निकालना होता तो भी यही फार्मूला अप्लाई होता, अगर ऐसा कुछ दिया है तो। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्त। देखें भाई इस सवाल में अपने पास क्या है, कोऑर्डिनेट का सवाल है। आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है, और एक्स प्लस ये एक्स इक्वेशन आपको दे रखा है, और इन तीनों से जो त्रिभुज बनेगा ग्राफ पे उसका आपको एरिया बताना है। तो आप एक बात समझ लो, ये 3 4 देख के तो आप समझ गए होंगे कि एरिया 6 आएगा। कैसे आएगा आप समझ लो, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर ग्राफ ऐसा हमने बना लिया, लेट से ये मैंने ग्राफ खींच दिया। अब देखो इसमें x की लेंथ लेनी है 4, यानी कि मान लो यहाँ पे पॉइंट है पहला वाला x = 4, तो ये लेंथ 4 ले लिया, और y पर लेना है आपको 3, और इनको जो काटने वाला लाइन है इस लाइन का इक्वेशन आपको दे रखा है 3x + 4y = 12। और इसका एरिया अगर आपको बताना है तो आपको पता है कि ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, और यहाँ पे आधार 4 है और हाइट हमारे पास 3 है, तो हम डायरेक्ट 1/2 ऑफ बेस इंटू में हाइट लिख सकते हैं, और ये 2 दूना 4 कट जाएगा तो 3 दूना 6 आंसर आ जाएगा। ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर पाएंगे इसको। देखने में केवल बड़ा दे रहा है आपको, लेकिन है आसान है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या है अपने पास, एक मिनट। देखें भाई इस सवाल में आपको दिया है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। इसका आसान सा उपाय है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 8 गुनी का मतलब है 2 के पावर 3, ठीक है। तो ये जो ऊपर पावर 3 आ रहा है, इस 3 को आप 4 वर्ष से गुना करा दीजिए तो 4 3 12 आंसर होता है। आप ऐसे कर सकते हैं, या डायरेक्टली आपको ईजी तरीके से आप ऐसे समझिए कि 4 साल में कोई धन डबल हो जाता है, यानी कि वो 2p हो जाता है। मान लीजिए कोई धन डबल हो गया, 2p हो गया, यानी कि p था तो 2p हो गया डबल 4 साल में, ठीक है। फिर आप बताओ कि 4 साल अगर और लगेगा तो ये 2p से और डबल हो जाएगा, यानी कि ये 4p बन जाएगा। अगर और 4 साल हमने लगा दिया तो ये फिर से डबल हो जाएगा, यानी कि 4p से ये 4 दूना 8p हो जाएगा। और यही आपसे पूछ रहा है कि 8 गुनी होने में कितना टाइम लगेगा, तो अगर ये 8p बन गया तो इधर टाइम कितना लग गया, 4 तियाँ 12 साल, और 12 इस सवाल का आंसर है। तो ये थोड़ा ईजी है तरीका समझने में, ठीक है। वो भी आप याद रख सकते हैं, वो भी आसान था। तो 12 इसका आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए अगले सवाल में यहाँ पर आ गए हम। अगले सवाल में आपको दे रखा है कि एक कक्षा में 150 विद्यार्थियों का जो एवरेज भार है वो है 60 kg, और लड़कों का माध्य भार 70 है और लड़कियों का माध्य भार 55 है, तो लड़कों की संख्या। ये इजी सा सवाल है, आप मिक्सचर एलिगेशन लगा सकते हैं यहाँ पे, एलिगेशन डायरेक्ट। देखिए लड़कों का जो भार है बॉयज का वो कितना है, आप बोलेंगे कि 50, और जो गर्ल्स हैं उनकी कितना है, 55। क्या बात है, लड़कियों का यहाँ पे ज़्यादा वजन हो गया, ठीक है। तो ये स्वाभाविक सी बात है, ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये मजाक था, कोई दिल पे ना ले। यहाँ पे क्या है दोस्त कि ओवरऑल जो एवरेज है वो 60 है, तो मैंने बीच में, यार ये गड़बड़ कैसे हो गया, बीच में 60 आ गया। अच्छा यार ये 70 था ना, देखो मैंने गलत कर भी दिया और गलत बोल भी दिया। चलिए कोई बात नहीं, कोरोना का टाइम है और ऐसे में बहुत सी गलतियां हो रही हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या है अपने पास दोस्त, कि जो बॉयज़ हैं उनका 70 था और यही मैंने 50 लिख दिया था, और गर्ल्स यहाँ पे एक्चुअली में कम है इनका एज, और ओवरऑल 60 है एज। तो आप अगर ऐसे तिरछा घटाते हैं तो आपको पता है ये 10 मिलेगा और ये 5 मिलेगा, यानी कि रेशियो 1 और 2 का आ गया, ठीक है। रेशियो 1 और 2 का आ गया तो आप जोड़ेंगे तो टोटल ओवरऑल 3 बन रहा है, यानी कि लड़का और लड़की मिला के 3 यूनिट हो रहा है। लेकिन सवाल में ये 150 के बराबर है, तो 3 यूनिट अगर 150 है तो 1 यूनिट कितना होगा, 50। और हमसे इसमें लड़कों की संख्या पूछी गई है, और बॉयज़ का जो रेशियो में वैल्यू था वो 1 था, और 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 50। तो 50 इस सवाल का आंसर है, और कुछ नहीं। आगे बढ़ेंगे और 20वें सवाल पे आते हैं। देखिए 20वें सवाल में क्या है अपने पास, 20वें सवाल में आपको दे रखा है कि 3 सेंटीमीटर मोटाई की 10 वृत्ताकार तस्करियाँ हैं, ठीक है, तस्तरियाँ हैं, ठीक है, यानी कि प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखी जाती हैं, और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धगोला केवल बेलनीय ठोस को ढकने हेतु शीर्ष पर रख दिया जाता है। तो इस तरह से ठोस का आयतन क्या होगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे में जो लोग पाई से कटने वाला, केवल 11 से कटने वाला, जैसे हमने भी एक सवाल 11 से कटने वाला किया हुआ है, लेकिन इस स्पीड बूस्टर में नहीं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें 2019 प्री में सीजीएल में जितने भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम के, यानी कि नाव धारा और समय दूरी के जो भी सवाल हैं सबको मैंने टाइप वाइज बनाया है। तो आप उस वीडियो में देखेंगे कि उसमें मैंने एक ऐसा सवाल किया है 11 से कटने वाला, लेकिन यहाँ पर पाई ऑलरेडी लगा है तो हम 11 से कटने वाला नहीं कह सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए मैं ये कहूँगा कि पहले आप चित्र बना लीजिए। देखिए एक प्लेट ऐसे है, जैसे
और इसकी मोटाई है 3। फिर इसके ऊपर दूसरा प्लेट रखा गया, इसके ऊपर तीसरा, इसके ऊपर चौथा, इसके ऊपर पांचवा, छठा, ऐसे करके प्लेट रखा गया और ऊपर एक ऐसे गोला रख दिया गया। तो ये ओवरऑल कैसा बनेगा चित्र, आप देखिए। ओवरऑल बनेगा कि आप प्लेट्स को रख रख के और एक बेलन बना देंगे ऐसे। जब प्लेट रखेंगे तो प्लेट रखने पर ये सिलिंड्रिकल इस आपको शेप देगा एक ऐसा, और इसके ऊपर एक अर्ध गोला यानी कि इसके ऊपर आपको एक सेमी स्फीयर रख दिया जाता है, या हेमी स्फीयर जो भी बोलते हैं आप, हेमी स्फीयर होता है। तो ये रख दिया गया, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपको ये बोला है कि इसकी वॉल्यूम बता दीजिए। तो वॉल्यूम में आपको भी पता है कि इस बेलन का वॉल्यूम यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस में अर्ध गोले का वॉल्यूम यानी कि 2/3 और पाई आर क्यूब, ये निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं या डायरेक्ट वैल्यू रख के ही कटा लेते हैं। क्या पाई आर आप कॉमन भी ले सकते हैं या डायरेक्ट रख के कटा भी सकते हैं। अगर डायरेक्ट रख के आपको कटाना है तो ये हो जाएगा पाई, और आर का मतलब त्रिज्या इसमें दिया हुआ है 3, ठीक है। तो त्रिज्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और एच की वैल्यू अगर हम लिखें तो एच टोटल हाइट है। टोटल हाइट कितनी बनेगी बताइए। अगर 3 मोटाई वाला 10 वृत्ताकार रखा जाए, यानी कि ये 3 3 3 3 ऐसे 10 रखा गया है, तो आपको पता है 10 या 30 हो जाएगा हाइट टोटल, और प्लस ये 2/3 और पाई की वैल्यू तो पाई ही रखनी है, और आर क्यूब का मतलब 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। अब यहाँ से आप कटा सकते हैं, रेडियस 3 था, नहीं रेडियस तो 6 था ना, एक सेकंड, तो रेडियस हमने गलत रख दिया पहले वाले में भी, इसका मतलब बिल्कुल दोस्त यहाँ पर रेडियस के बदले में हम 9 नहीं रख सकते हैं ना, रेडियस के बदले में 6 का स्क्वायर रखना है 36, और गुना में हाइट हमें कितना रखना था, 3 मोटाई का 10 वृत्ताकार तस्तरियाँ रखी गई हैं, तो 10 या 30 हाइट हो गया, और प्लस में यहाँ पे आप रखेंगे तो 2/3 और पाई और आर क्यू यानी कि 36 गुना में 6, तो ये 3 से आप कटा दीजिएगा तो 3 दूना 6 और 36 दूना कितना हो जाएगा, 36 दूना 72, और यहाँ पे भी 2 है तो 72 दूना 144, यानी कि ये 144 पाई हो गया, और प्लस में इधर वाला आप गुना कीजिएगा तो 36 या 108 होता है, यानी कि 1080 पाई, और इनको आप जोड़िएगा 1080 और 144, तो ये मिल जाएगा आपको लास्ट में 4 तो मिलेगा। लेकिन ये तो सारे ऑप्शन गलत हो गए, फिर हम डायरेक्ट दिए ऑप्शन लगा देते हैं। क्यों गलत हो गए, क्योंकि 1080 तो यही है, बाकी आगे गुना करने की भी जरूरत नहीं थी हमें, ठीक है। आप जोड़ोगे इसे तो कितना मिल जाएगा आपको, देखो 1224 पाई मिलेगा, और यही इसका आंसर है 1224, यानी कि नन ऑफ दीज यहाँ पर सही आंसर था। आगे बढ़ेंगे दोस्त अगले सवाल में। देखिए 24 नंबर सवाल में आपको बोल रहा है कि 20 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार से टिका कर रखी गई है। अगर सीढ़ी का पाद दीवार से 10 मीटर पर है तो आपको बताना है सीढ़ी क्षैतिज से नति कोण कितना बनाती है। यानी कि ऐसा कुछ केस है, मान लीजिए ये दीवार है, इस पर ये सीढ़ी रखी गई है, और दीवार की जो यहाँ पर बॉटम है और ये सीढ़ी की जो बॉटम है, इनके बीच का डिस्टेंस 10 है, और आपसे ये कह रहा है कि सीढ़ी की लेंथ कितनी है 20। ये सीढ़ी की लेंथ है, ये दीवार है एक्चुअली में, ठीक है, दिस इज वॉल। अब बताइए ये एंगल थीटा आपको बताना है, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, देखिए थीटा के नीचे ये बी की वैल्यू है और ये एच की वैल्यू है, तो हम कॉस थीटा लगा सकते हैं। हम बोलेंगे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू b/h, यानी कि 10/20, तो ये 1 0 से 1 0 कटेगा, यानी कि 1/2। कॉस में 1/2 कितने का वैल्यू होता है, तो आप बोलेंगे 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो एंगल कितना आ गया दोस्त, 60 डिग्री आ गया। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 25। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास सवाल है कि किसी कक्षा में कुछ बेंचें हैं जिनकी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से 4 अधिक है। यदि प्रत्येक बेंच पर 5 छात्र बैठते हैं तो 158 छात्रों की कक्षा में 2 स्थान खाली रह जाते हैं, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो देखिए ये सवाल इजी है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, आप डायरेक्टली ये बात समझ सकते हैं कि क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर पंक्तियों की संख्या को कुछ मान लिया, या हम स्तंभों की संख्या को, कोलियम की संख्या को हम मान लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कोलियम्स हम मान लेते हैं कि कितना होगा। तो कोलियम्स को मैंने मान लिया नंबर x, तो रो की जो संख्या होगी यानी कि पंक्तियों की संख्या ये कितनी होगी दोस्त, x से 4 ज़्यादा है, तो ये होगा x + 4। अब बताइए, अब आपसे ये बोल रहा है सवाल में कि प्रत्येक बेंच पर कितना बैठता है छात्र, 5 बैठता है। टोटल बेंच कितना हुआ, आप देखिए अगर ऐसा रूम है तो इसमें ये मान लेते हैं कि कॉलम्स हैं और ये रो हैं, तो कॉलम्स और रो को गुना करेंगे तब हमें टोटल बेंच मिलेगा एक्चुअली में। एक कॉलम में मान लीजिए ऐसा एक कॉलम है और एक बेंच में 1 2 3 4 5 अगर बेंच लगा हुआ है, और ऐसे ही कॉलम्स मान लीजिए 7 8 हैं, तो अगर 8 बेंच हैं तो आप 8 × 25 40 गुना करेंगे तो मिलेगा कि टोटल 40 बेंच हैं। तो अगर मैं इसमें ये बात कहूँ कि कॉलम्स की संख्या को मैंने x माना था और रो की संख्या को x + 4 माना था, तो टोटल नंबर ऑफ बेंच कितना होगा, कॉलम को रो से आपको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये समझने में दिक्कत है तो कि ऐसे मैंने बना दिया मान लीजिए, और ऐसे एक्स बॉक्स में अगर मान लो मैंने रख दिया यहाँ पर
एक बॉक्स में मैंने 2 बेंचें रख दी, तो टोटल ऐसे कितने बेंच बनेंगे? तो आप बोलेंगे कि ऐसे करके ये एक बॉक्स है, 2 3 4 है, और ऐसे ये 1 2 3 4 है, तो 4x4 का है, तो आप 4 चौका 16 दूना 32 बेंच कह देते डायरेक्ट। वही बात मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल बेंच अगर आप लिखेंगे तो आपको रो और कॉलम को गुना करना पड़ेगा, यानी कि आप बोलेंगे x और इंटू में x प्लस का 4। ये हुआ टोटल नंबर ऑफ रोज, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि बच्चे कितने बैठते हैं, हर एक बेंच पर 5 बैठते हैं, एक बेंच पर 5 बैठता है, तो इसको 5 से गुना कर लेते हैं। और देखिए 2 बच्चे खाली बच जाते हैं 158 लोगों में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 2 घटाइएगा तो 158 बचेगा। ओवरऑल इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपको कितना, आप 158 में 2 दूसरी तरफ जोड़ भी सकते थे, अभी भी जोड़ेंगे ही वैसे हम लोग। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर और गुना में 5, तो ये बन जाएगा 5x का स्क्वायर। 1 मिनट, कितना बन जाएगा दोस्त? 5x का स्क्वायर, क्या लिख रहा है यार, 5x का स्क्वायर, और प्लस में 5 चौके 20x, और माइनस का 2 है, तो एक्चुअली में अगर आप 58 को इधर ला दीजिएगा तो माइनस का 160 बन जाएगा और बराबर का 0। इसे आपको सॉल्व कर लेना है, तो आप चाहें तो इसमें ऑप्शन पुट भी कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये कॉलम्स की संख्या नहीं है, रो की संख्या है, तो आपको 4 घटा घटा के ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा कहाँ पर ये फिट बैठ रहा है। या फिर आप डायरेक्ट सॉल्व करना जानते हो इजीली, तो आप सॉल्व कर लीजिए इसको, या तो एक बार 5 आप कॉमन भी ले सकते हैं। 5 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा x का स्क्वायर और प्लस का 4x और माइनस का 5 से कट जाएगा 5 दूना 10 और 12 1 मिनट यार, 5 तियाँ 15 ना, और 5 दूना का 10, 32 0। तो ये कितना होगा बताइए? 4 को तोड़ना है और 32 लाना है, तो 32 हम कैसे बना सकते हैं? 8 चौके 32 और 8 में से 4 जाएगा तो 4 आ जाएगा, यानी कि ये प्लस का 8 है और माइनस का 4 है। तो आप ये समझ लो दोस्त कि प्लस का 4 ये दूसरे तरफ जाके एक्चुअली में माइनस 8 बन जाएगा और ये प्लस का 4 बन जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस में 4 आ जाएगी, ये आप सॉल्व कर लेना। और x की वैल्यू अगर 4 है तो रो की संख्या 4 अधिक थी इससे, यानी कि आंसर कितना हो गया? 8। 4 + 4 8 आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल में आते हैं। देखें दोस्त, इस सवाल में क्या है अपने पास? इस सवाल में आपको बताना है फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 81 दैट कैन बी डिवाइड 1800 फैक्टोरियल ऑफ 1800, यानी कि आपको बताना है कि 81 की अधिकतम घात क्या होगी जो 1800 के फैक्टोरियल को विभाजित कर दे। तो ये नंबर सिस्टम का सवाल है, आपने पढ़ा हुआ है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं बताइए? 81 को आप कैसे लिख सकते हैं? आपको अभाज्य संख्या के फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे कि ये 3 का पावर 4 है, ठीक है। अब चलो 3 का पावर 4 लिख दिया, तो आप 3 से डिवाइड करो इसको। ये 1800 था, और अगर इसको हम 3 से डिवाइड करने जाएँ तो ये 3 से 600 बार में कट जाएगा, फिर 3 से आप कटेगा तो ये 200 बार में कटेगा, एक्चुअली में ये 200 है। फिर 3 से अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो ये 3 छक 18 और 2, तो फिर से 3 छक 18, यानी कि ये 66 टाइम में कटेगा। देखो टोटल कटाना नहीं है, जहाँ तक कट सकता है वहीं तक कटाते हैं। ये फिर से 3 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे ये 22 तियाँ 66, और फिर 3 से आप डिवाइड कीजिएगा तो 7, फिर 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 दूना 6 2, यानी कि लास्ट में कितना आ गया? 2। तो ये आप टोटल जोड़ लीजिए नंबर, 1800 को छोड़ के 1800 नहीं जोड़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। टोटल जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा? आपको जोड़ के देखो, 6 2 8, और ये बनेगा 800, तो वो हो गया, और ये 66 और 22 हो गया 88, और ये 9 8 17, यानी कि 97, यानी कि ये 897 आ गया। तो अगर केवल देखो शुरू में यहाँ पर 3 ही होता तो 897 भी आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर कोई अभाज्य संख्या होती तो 897 भी आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 897 आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं है, 3 टू द पावर 4 है। तो आपको 81 जैसा कितना पेयर बनेगा ये निकालना पड़ेगा। तो लास्ट में जो 897 आया है, इसको आप इस 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा कितना बार में? 22 चौका 88, यानी कि 22 से शुरू होगा। तो यार 22 से तो दो ऑप्शन शुरू हो रहे हैं। चलो फिर भी 5 तो लास्ट में नहीं आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, कटाते हैं। देखो ये अब यहाँ पर भी आपको पूरा नहीं कटाना है, जहाँ तक लास्ट कट जाए। तो आप 4 से बोलोगे 4 दूना 8, 4 दूना 8, एक और 7 आ गया, यानी कि 4 चौका 16, लगभग 224 आ रहा है। तो 224 इसका आंसर है। तो ये इस सवाल का आंसर था। आगे देखते हैं क्या है सवाल। अगले सवाल में देखिए, आपको रिमाइंडर थ्योरम से सवाल है। आपसे पूछा गया है कि ये जो आपको दे रखी है वैल्यू 678 और प्लस 687 और 6879 और 6890, अगर 17 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या शेष बचेगा? तो आप देखिए, आप ये समझ लीजिए डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। एक्चुअली में 17 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आप बताइए यहाँ पर क्या शेष बचेगा?
आप देख लो कि अगर ये 680 रहता तो 17 से कट जाता, 17 चौके 68 कट जाता है। तो 680 से ये कितना कम है, 2 कम है। तो यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर हम ले लेते हैं कि यहाँ पर माइनस में 2 बच रहा है एक्चुअली में। शुरू में हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 17 और शुरू में रिमाइंडर -2 बच गया। प्लस अगर 687 को अगर आप 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 चौके 68 तक तो कट जाएगा, 7 बच जाएगा रिमाइंडर। और प्लस में अगर आगे आप बात करते हैं, देखिए बचता है 6879, तो इसमें भी 68 तक तो कट ही जाएगा, 17 चौके 68। आगे क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे कि आगे बचेगा कितना, 79। तो 17 से कट जाएगा कितना बार में, 17 पचे 85। तो आप नेगेटिव रिमाइंडर ले लीजिए, चलिए -6 बच गया, मैं नेगेटिव रिमाइंडर ही ले लेता हूँ, -6। प्लस का अगले में आप देखते हैं तो 17 चौके 68 90 हो गया, और 17 पचे 85 यानी कि 5 बच रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ओवरऑल कितना हो गया, 7 5 12 और 6 2 9। तो 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्त, 12 में से 9, कहीं पर गलती हो गया क्या, देखें एक बार वापस चेक कर लेते हैं। चलो, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, दूसरे में तो 7 ही आएगा, तीसरे को चेक करो तो ये 17 पचे 85, तो 9 6 15 माइनस का 6 6 2 8 और अच्छा 8 हो रहा है ना, तो ये माइनस का 8 हो गया और ये प्लस का हो गया 7 5 12 और बटा में 17। 12 में से 8 जाएगा तो 4/17 आ रहा है, यानी कि ये 4 क्या है, रिमाइंडर है, 4 इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त और अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। अगले सवाल में आप देखिए, आपको ये दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता होगा कि इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इसको गुना करते हैं, ऐसे 2 फॉर्म में तोड़ते हैं जो कि लगातार हो और गुना करने पर 7 आ जाए। लेकिन आपको भी पता है कि 7 को हम ऐसे नहीं फैक्टर कर सकते हैं कि गुना करने पर 7 आ जाए और लगातार नंबर आ जाए। 7 का एक ही फैक्टर आपको मिलेगा, वो है 7 इंटू में 1। लेकिन ये लगातार नहीं है, इसीलिए हम यहाँ से आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको इसको बेसिक से बनाना पड़ेगा। जैसे हम बनाते हैं तो बेसिक में हम क्या लिखते हैं, डायरेक्टली इसको हम मान लेते हैं x के बराबर। अब बताइए कि अगर ये x के बराबर है तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, इधर से स्क्वायर करने पर एक रूट हट जाएगा, पहला वाला रूट हट जाएगा तो बचेगा 7, और प्लस में रूट के अंदर बचेगा 7, और प्लस में फिर से रूट के अंदर 7, और फिर प्लस में डैश डैश बचेगा इन्फिनिटिव तक। ठीक है, और राइट साइड में आपको x का स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखो ये 7 तो हो ही गया, और इसके बदले में आप वापस x रख सकते हैं, क्योंकि इसको हमने x माना हुआ है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वापस x रख देते हैं, और इक्वल टू x का स्क्वायर। तो ये एक्चुअली में आपको कितना मिल जाएगा, सबको एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में x माइनस में 7 बराबर 0। और यहाँ से आप x की वैल्यू डायरेक्ट लिखिए, श्रीधराचार्य फार्मूला लगाइए, आपने पवन डाव सर के नाम से काफ़ी सुना होगा मुँह से उनके। तो वही जो श्रीधराचार्य फार्मूला जो हम लोग लगाते हैं, -b + -b² - 4ac/2a, तो वही लगाने वाले हैं। यहाँ पर -b तो आपको पता है कि -1 है, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। फिर प्लस नेगेटिव वैल्यू तो हम लेंगे नहीं, तो छोड़ देते हैं, और √b² यानी कि 1 माइनस में 4ac, तो एक्चुअली में ये प्लस बन जाएगा क्योंकि c माइनस में है, तो 4 7 ये आ जाएगा 28, और बटे में कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 2 है तो a की वैल्यू तो 1 है। तो एक्चुअली में x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 1 और प्लस रूट का 29, और बटे में कितना आ गया 2, तो 1 + √29/2, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर सवाल पे आते हैं दोस्त। 29 नंबर सवाल में आपको इकाई का अंक बताना है। तो आप इसको जैसे सॉल्व करते हैं वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या मैं कहूँगा कि आप ऑप्शन से ट्राई कर लो। क्यों, देखो क्योंकि ऑप्शन में इसमें आपको देख रहे हैं आपकी 5 कहीं पर नहीं है। आप बताओ 5 नहीं है तो इकाई का अंक 0 कहीं नहीं आ सकता है कभी भी। और अगर इसमें एक भी सम संख्या आपको दिख गया कहीं भी कि सम संख्या है, तो आप समझ लो कि अगर सम संख्या है तो सम को आप किसी भी चीज़ से गुना करोगे तो सम ही आता है, यानी कि यूनिट डिजिट जो आएगा वो सम ही आएगा। तो ये भी सम नहीं है, ये भी सम नहीं है। अब एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो बच जाता है 6, और 6 इस सवाल का सही जवाब है। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपके पास दूसरा तरीका भी था, आप वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए भाई, इस सवाल में क्या है अपने पास, यहाँ पर आपको ये दे रखा है कि x² + y² = 25 है, xy इतना है, तो ये इतना निकालना है। देखिए ऐसे सवाल को मैंने CGL 2019 का जो प्री का सॉल्यूशन डाला हुआ है टाइप वाइज, उसे आप ज़रूर से देख लीजिएगा। उसमें मैंने ऐसे बहुत सारे सवाल सॉल्व कर रखे हैं, और वो भी तरीके के साथ आपको तरीका भी बताया है। यहाँ पर मैंने बोला था कि जब भी ऐसा केस आए तो आप इसको तोड़ने की कोशिश करो, देखो कि कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि 12 बनाने के लिए हम लिख सकते हैं एक तो कि 12 गुना में 1 1 लिख सकते हैं, 6 गुना में 2 और 1 लिख सकते हैं हम, 3 गुना में 4। तो आप देखो किसी का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का सम 25 कब बन रहा है, इसमें तो नहीं बनेगा क्योंकि 12 का स्क्वायर ही 144 हो जाएगा। इसमें भी नहीं बनेगा, 6 का स्क्वायर ही 36 हो जाएगा। इसमें देखो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 25 बन जा रहा है। यानी कि हम ये समझ गए कि x की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं और y की वैल्यू 4 ले लेते हैं, या आप उल्टा भी कर सकते हैं, x को 4 y को 3 ले सकते हैं। अब ये निकाल लो, 1/x आपको बताना है, एक्चुअली में 1/x + 1/y बताना है।
तो 1/3 प्लस में 1/4 यानी कि 4 और 3 7/4 यानी कि ऑप्शन बी क्या है, सही उत्तर है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं 31 नंबर में। देखिए 31 नंबर में क्या है कि वह सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसको इससे डिवाइड करने पर आपको शेष ये बचे। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आप तरीके से भी कर सकते हैं, एलसीएम निकाल के और ये घटा भी सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप बाई ऑप्शन करो। इसमें देखो जैसे कि किसको चेक करना आसान है, आपको 3 को और 4 को चेक करना आसान है, 5 को भी चेक करना आसान है। ठीक है, आपको ये बोला गया है इसमें कि देखो सवाल कह रहा है कि 5 के केस में कितना शेष बचाना है, तो आप बोलेंगे 5 के केस में 4 शेष बचाना है। इसका सीधा मतलब हुआ कि अगर हम 4 घटाएंगे, इसमें से जो भी ऑप्शन है इसमें से 4 घटाएंगे तो वो 5 से कट जाना चाहिए। ठीक है, आपसे ये कह रहा है कि जब इस नंबर को एक्चुअली में मान लीजिए 5 से किसी संख्या को भाग करने पर शेष 4 आता है, इसका मतलब है कि इस नंबर को अगर हम ये 4 पहले ही कम कर दें तो 4 घटा देने के बाद ये संख्या पूरा पूरा कट जाएगा, ये 4 शेष नहीं बचेगा। तो आप सारे ऑप्शन में 4 घटा घटा के चेक करो कौन सा ऑप्शन 5 से कटेगा। इस अब 5 से कटने के लिए लास्ट में 0 चाहिए या 5 चाहिए, तो आप देख लो कि किस में से 4 घटाएंगे तो लास्ट में 0 या 5 आएगा। इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें लास्ट में 5 आ जाएगा 4 घटाने पर, यानी कि 419 क्या है, सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं दोस्त। देखें भाई इस सवाल में क्या है अपने पास, यहाँ पर आपको ये दिया गया है कि एक वृत्त की 2 समांतर जीवाओं की जो लंबाइयाँ हैं वो 6 और 8 हैं। ठीक है, और उनके बीच की जो दूरी है वो है 1 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है वृत्त का अर्धव्यास यानी कि रेडियस क्या होगा। तो ये बात आप समझ लो जैसे कि ये 6 और 8 हैं और आपको दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 दे रखा है। ठीक है, अगर बीच का डिस्टेंस 1 है तो हम इसका पहले फिगर बना लेते हैं। ऐसा कुछ चित्र बनेगा, देखिए मैंने ऐसा बना दिया। अब इसमें आप कहेंगे कि एक जो है जीवा उसकी लंबाई है 6 और एक 8, तो 6 वाले को हम नीचे बना लेते हैं, 8 वाले को थोड़ा ऊपर बना लेते हैं और यहाँ पे सेंटर है इसका। अब इन दोनों जीवाओं के बीच की लेंथ कितनी है, 1 है। ठीक है, इन दोनों जीवाओं के बीच की लेंथ कितनी है, 1 है। और यहाँ से मैं ये जो दूरी मानता हूँ ओ से और ए के पास का, तो ओ से ए के पास वाले दूरी को मैं मान लेता हूँ कि ये x है। फिर आप ओ को इससे मिला दीजिए और ओ को इससे मिला दीजिए, और नीचे वाला जो लेंथ है एक्चुअली में नीचे वाला जो छोटी जीवा है यानी कि आप इसको सी डी कह सकते हैं, और एक जीवा को हम मान लेते हैं पी क्यू। ठीक है, तो सी डी में जो आधी लेंथ होगी, आपको पता है पूरा सी डी जो है नीचे वाला छोटा होगा तो पूरा 6 है, तो आधा कितना होगा, 3 होगा। और अगर ऊपर वाले की बात करते हैं यानी कि पी क्यू की, इसमें टोटल 8 है, तो 8 का आधा ये कितना होगा, 4 होगा। अब आप देखो यहाँ पे ये रेडियस है एक्चुअली में और ये वाला भी रेडियस है ओसी भी। तो आप दोनों त्रिभुज में रेडियस की वैल्यू को चाहो तो आप बराबर कर सकते हो, या आप आजमाना चाहो तो आजमा भी सकते हो। जैसे ऑप्शन में आप देख रहे हैं तो यहाँ से ये छोटे छोटे ऑप्शन है, तो हम एक बार हिट एंड ट्रायल कर भी सकते हैं। तो चलिए एक बार पहले तो लिखते हैं कि क्या केस है। आप देखो पहले ओसी अगर लिखोगे ओसी, तो आप बोलोगे जी कि ओसी किसके बराबर है, तो आप बोलोगे ओसी बराबर होगा x+1 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा ओसी। और ओसी रेडियस है, और वही ओसी अगर मैं ओपी निकालूं क्योंकि वो भी रेडियस है, तो ओपी का स्क्वायर भी अगर आप निकालोगे तो वो होगा वहाँ पे x का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर। ये बात समझ रहे हो कि नहीं, यानी कि दोनों ही केस में मैं r का स्क्वायर निकाल रहा हूँ। एक बार इस त्रिभुज में r की वैल्यू मैंने निकाली और एक बार इस त्रिभुज में मैंने r की वैल्यू निकाली। ठीक है, दो समकोण त्रिभुज हैं, एक ओ पी और ए है और एक है ओ सी, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो एल मान लो, ओ सी एल। और दोनों ही त्रिभुज में मैंने आर की वैल्यू निकाली है, आर स्क्वायर की, और बराबर कर रख दी है। अब यहाँ पर आप चाहो, जैसे यहाँ पर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर दिख रहा है, तो हम 3 4 5 लेकर के कोशिश करते हैं कि बात बनता है कि नहीं। जैसे आपको ट्रिपलेट याद होगा ये, ठीक है, सबसे बेसिक ट्रिपलेट है ये 3 4 और 5 का। अब 3 4 5 में मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर नीचे ये 3 है और यहाँ पर ये नीचे 4 है। अब 3 और 4 हो गया है दोनों ही केस में, तो आपको पता है कि अगर मैं इसको 3 लेता हूँ, ये नीचे वाला 3, तो ये जो लेंथ है यानी कि ओ एल जो है वो 5 तो नहीं हो सकता है क्योंकि 5 कर्ण होता है। तो मैं ओ एल को 4 लेने की कोशिश करता हूँ। आप बताओ कि अगर ओ एल को मैंने 4 माना, यहाँ से यहाँ तक 4 माना, तो आप कहोगे कि नीचे ये एक लेंथ ऑलरेडी है, तो x के लिए हमें कितना मानना पड़ेगा, x ये मानना पड़ेगा 3, तभी जाकर पूरा ओ से एल तक 4 होगा। और अगर मैंने x को 3 ले लिया तो आप छोटे वाले फिर त्रिभुज में देखो कि इस त्रिभुज में बात बनेगा कि नहीं। जो त्रिभुज हमारे पास ये वाला बच रहा है ओ और ए और पी, इसमें देखो कि 3 और 4 लेने पर क्या आर 5 आ जा रहा है, तो आप बोलोगे कि बिल्कुल आ जा रहा है। जैसे आप इस तरीके से किससे समझो कि हमारे पास दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज ऐसा है जिसमें ये साइड है x+1 और नीचे वाली 3 है, और एक त्रिभुज ऐसा है जिसमें हमारे पास नीचे वाला लेंथ 4 है और ये x है, और दोनों में ये रेडियस सेम है। तो आप कहोगे कि अगर मैं
इस वाले में बात करूं 3 4 5 लेने की कोशिश करूं तो x को अगर मैं 3 लेता हूं तो ये 3 4 और ये r की वैल्यू ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, r की वैल्यू ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग आ जाएगा 5। अब यहाँ पर सोचो कि अगर मैं x को यहाँ पर भी 3 लूँ तो r का वैल्यू 5 आएगा कि नहीं आएगा। तो आप बोलोगे कि ये नीचे वाला तो 3 ही था, अगर x की वैल्यू हम 3 मानेंगे तो 3 और 1 ये कितना हो जाएगा 4। और आप देखते हैं कि ये 3 है ये 4 है तो यहाँ पर भी रेडियस 5 आ जा रहा है, यानी कि हम कहेंगे कि रेडियस 5 होगा और जो x है वो 3 होगा। और हमें इसमें बतानी थी अर्ध लंबाई यानी कि रेडियस ही बताना था, तो हम डायरेक्टली रेडियस को 5 यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको सॉल्व भी कर लेंगे तो सॉल्व करने में भी ये कोई बड़ी परेशानी नहीं है, वो भी 5 आ जाएगा वैसे भी सॉल्व करके। अगले सवाल पे आते हैं। देखें दोस्त, इस सवाल में क्या है अपने पास, यहाँ पे ये लिखा है कि आधुनिक वैद्युत 30% हार्डवेयर 50% लाभ पर तथा 90% सॉफ्टवेयर 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इसका औसत लाभ क्या होगा यदि ये केवल 2 प्रकार की वस्तुएं बेचता है, यानी कि सॉफ्टवेयर टाइप का और हार्डवेयर टाइप का। अच्छा देखो, यहाँ पर जैसे आपको ये दोस्त दिया हुआ है कि आपको औसत लाभ बताना है, और लाभ के लिए आपको पता है कि हमें क्रैमुल भी चाहिए और विक्रैमुल भी चाहिए, तभी हम बात बना सकते हैं। अब आप टोटल मान लो यहाँ पर 30% दिया है कि 30% 50% के लाभ पर बेचा गया है, और बाकी जो 70% बेचा जाएगा वो 90% के तथा 90% सॉफ्टवेयर 10% लाभ पर बेचा जाता है। अच्छा देखिए, ये तो बात ही अलग अलग हो गया ना। मेन बात यहाँ पर आप ये समझो दोस्त कि मेन बात यहाँ पर ये है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो सीपी है, इनके सीपी में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, यानी कि हम इनके सीपी को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्रैमुल को किस हिसाब से रिलेट करें, ये रिलेशन नहीं दिया है। और रिलेशन नहीं देने का मतलब कि हम लाभ निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक सीपी कन्फर्म नहीं होती तब तक हम लाभ बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि लाभ तो हम क्रैमुल पर ही काउंट करते हैं, ठीक है। और क्रैमुल में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के क्रैमुल में क्या रिलेशन है, तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं इतने आंकड़ों से, या फिर आंकड़े अपर्याप्त भी हम आंसर लगा सकते थे। अगले सवाल में देखिए कि अमन और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:11 है। इनकी आयु का अंतर अगर 24 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अंतर क्या होगा। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्त कि आयु में अंतर हमेशा सेम रहता है, चाहे आप जब निकाल लो, ठीक है। जब भी आप निकालोगे तो आयु में अंतर क्या होता है, सेम होता है। तो आप बोलेंगे कि 3 और 11 का अंतर कितना है, 8 का, लेकिन सवाल में ये अंतर 24 वर्ष का दिया गया है, यानी कि 8 24 वर्ष के बराबर है, तो 1 3 वर्ष के बराबर होगा। और 1 3 वर्ष के बराबर होगा तो ये 3 होगा, 3 तिया 9 वर्ष, और ये 11 होगा, 11 तिया 33 वर्ष। अब इसमें ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु में अनुपात बताना है, तो 3 वर्ष बढ़ा दो, ये 3 बढ़ाएंगे तो ये 12 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 36, यानी कि 12 तिया 36, तो 1:3 आंसर होगा, ठीक है। उत्तर क्या होगा, 1:3। बस ये आपको याद रखना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आयु में अंतर हमेशा सेम ही रहता है। जैसे मान लो आज मेरा आयु है अगर 20 साल और किसी और की आयु है 25 साल, और दोनों में अगर 5 साल का गैप है, तो अगर आप 20 साल बाद भी ये गैप देखोगे तो हम दोनों में गैप 5 साल का ही होगा, क्योंकि ये गैप शुरू से ही जन्म से ही मेंटेन्ड है और लास्ट तक मेंटेन्ड रहेगी जब तक जिएगा आदमी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल क्या है अपने पास, यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि अनियमित कार्य की आदत के कारण सोनू का वेतन 20% कम कर दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद उसका वेतन प्रारंभिक वेतन के बराबर कर दिया गया, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। तो ये तो इजी है, एबी रूल जैसे मैंने आपको बताया था अभी, अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस का मेरा वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने ये बताया था। जैसे देखो यहाँ पर क्या है कि 20% एक बार कम हुई, 20% कम होने का मतलब 20% होता है 1/5, और ये -1/5 है, तो जो इंक्रीजमेंट होगा या जो इंक्रीमेंट करेंगे वो करेंगे 1/4 का, ठीक है। हम 5 में से 1 को घटा देते हैं तो 1/4 का, और 1/4 का मतलब कितना होता है 25%। या आप ऐसे सोच सकते थे डायरेक्ट कि अगर 100 है तो 100 से 20 कम होकर 80 बन गया। अब 80 को कितना बढ़ाया जाए कि 100 बन जाए, तो आप बोलेंगे 20 बढ़ाया जाए। कितना से बढ़ाया जाए दोस्त, 80 से और गुणा में 100, तो भी आप घटाते तो ये 20 चौके 80 और 4 से ये 25 चौके 100, यानी कि 25% ही आता है। या फिर आप मैंने जैसे किया वैसे भी आप सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 20 है और एक विकर्ण कितना है 24 है। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको चित्र से समझा देता हूँ। देखिए ये मैंने समचतुर्भुज बना दिया, और समचतुर्भुज में आपको पता होगा कि उनके जो विकर्ण होते हैं समचतुर्भुज के, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। यानी कि 90 डिग्री के कोण पर ये एक दूसरे को काटते हैं इसके विकर्ण। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको पूरा विकर्ण 12 24 दे रखा है तो ये आधा कितना हो जाएगा 12, ये आधा विकर्ण कितना हो जाएगा दोस्त 12,
ठीक है। और साइड कितना दे रखा है, साइड 20 दे रखा है। अब बताओ अगर ये 12 है ये 20 है तो आप ट्रिपलेट देखो, ये 3 का 4 गुना है, ये 5 का 4 गुना है, तो 3 4 5 पे बैठ जा रहा है, 4 4 गुना है, तो ये 3 का 4 गुना 5 का 4 गुना, तो ये 4 का 4 गुना होगा, यानी कि ये 16 हो जाएगा। अब ये 16 हो गया तो आपको रोम्बस का एरिया पता होगा 1/2 और इंटू में D1 D2 यानी कि विकर्णों का गुणनफल। तो पहला विकर्ण कितना था, 24 था, और दूसरा विकर्ण कितना आ गया, आधा विकर्ण का 16 है, तो टोटल इधर भी 16 आएगा, तो ये विकर्ण कितना हो जाएगा, 32। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 2 से 12 बार में कटेगा, और 12 दूना 24 का 4 हाथ में हो जाएगा 2, और 12 तियाँ 36 और 2 38, यानी कि 384 आंसर होगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे दोस्त। देखें भाई इस सवाल में क्या है अपने पास, ये कह रहा है कि एक आयत की लंबाई को 25% कम कर दिया गया, अब उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल में ओवरऑल कितने का वृद्धि हो जाए, 25 का वृद्धि हो जाए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, जैसे मान लो कि 100 था अगर, ठीक है, पहले से, अब उसमें एक बार कम क्या किया गया कि 25% की कमी की गई। 25% की अगर आप कमी करेंगे तो ये कितना बन जाएगा दोस्त, 25% की कमी करने से ये बन जाएगा 75। अब ये कह रहा है कि इसको कितना परसेंट हम बढ़ा दें कि ये बढ़ने के बाद बन जाए 125%। 125 का मतलब 25% की क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाए ओवरऑल। तो आप बताइए 75 को कितना बढ़ाना पड़ेगा 125 करने के लिए, तो आप बोलेंगे कि ये 50 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली अब लिख लीजिए 50 बढ़ाना पड़ेगा कितना से, 75 से, और गुना में 100, तो ये आप कटाइएगा तो ये 5 से कट जाएगा, 15 पचे 75, और ये 3 पचे 15, और ये 20 पचे 100, यानी कि ये आ गया 200, और बटे में 3, 200/3 का क्या मतलब होता है, 66.2/3, यानी कि ऑप्शन ए सही है। या आप चाहते तो यहाँ पे यही कर सकते थे कि 75 और 125 का रेशियो ले लेते कटा के, तो ये बोलते 3 से 25 बार में 75 कट जाएगा, और ये 5 से कट जाएगा 125 25 बार में, यानी कि इस 75 और 125 को कटा के 3 5 का रेशियो आ जाता, तो भी आप कहते कि 3 से 5 करने में 2 बढ़ाना पड़ेगा कितना से, 3 से, और 2/3 का मतलब परसेंटेज कितना होता है इसका, 66 सही 2/3%। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। देखें भाई अगले सवाल में अपने पास क्या है, यदि दो शंकुओं के आयतन का अनुपात अपने पास 9:1 है, 1 मिनट थोड़ा छोटा करने की ज़रूरत है। आयतन का अनुपात कितना है दोस्त, 9:1 है, और उनकी हाइट का रेशियो भी हमारे पास है कि हाइट का रेशियो है 9:16, तो आपको बताना है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आयतन का अगर अनुपात आप वॉल्यूम लिखोगे तो बोलोगे वॉल्यूम में पाई तो दोनों में कटना ही है, यानी कि R1 का स्क्वायर और बटा R2 का स्क्वायर आएगा, और साथ में आएगा हाइट इनका, यानी कि H1/H2, यही आएगा वॉल्यूम का रेशियो, क्योंकि पाई तो दोनों में से कट जाना है। और वॉल्यूम का रेशियो दे कितना रखा है आपको, वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है 9/16, और आपको इनकी हाइट का रेशियो भी दिया है H1/H2 कितना दिया है। इस H1/H2 की जगह पर मान लो मैं गुणा में इधर लिख देता हूँ, उसके बदले में वैल्यू है उसकी 9/16। यार दोनों मैंने सेम लिख दिया लग रहा है, देखो क्या कर सकते हैं, कोई नहीं। इनके आयतन का अनुपात 9:1 था, यानी कि आयतन का अनुपात में 9/1 था, और इस 9/1 को मैं लिखने की कोशिश करूं तो ये बोलूँगा कि R1/R2 एक्चुअली में इनका स्क्वायर भी होगा, और साथ में H1/H2, तो H1/H2 हमें दे रखा है यहाँ पर 9/16। अब यहाँ 9 से 9 कट जाता तो ये R1/R2 का स्क्वायर जो है ये कितना आ जाता है हमारे पास, ये आ जाता है 16/1, और यहाँ से स्क्वायर अगर हटा देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 4/1 बन जाएगा, यानी कि 4:1। ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे ही आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट चढ़ जाएगा, और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। तो ये आसान सवाल था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। अगले सवाल में देखिए, अगले सवाल में हमारे पास क्या है, यहाँ पर सवाल नंबर 39 है। इसमें आपको ये दे रखा है कि एक आदमी शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैरता है, यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और आने में उसे 32 मिनट का समय भी लगता है, तो उस स्थान की आपको क्या बतानी है, दूरी बतानी है। तो दूरी का एक डायरेक्ट फार्मूला भी ऐसे केस में चलता है जो आपको पता होगा। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, पहले तो एवरेज स्पीड लिखते हैं जो कि 2xy/x+y होता है, तो वो भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे आपको इसका पता है कि शांत जल में उसका स्पीड है 8 का और धारा का चाल है 2, तो आप लिखेंगे 2xy, यानी कि 2 धारा की दिशा में होगा, 8 और 2 10, और उल्टा 8 में से 2 घटेगा तो 6, और नीचे x+y यानी कि 10 और 6 कितना हो गया 16,
और इनटू में टाइम डिफरेंस कितने का है, 32 मिनट का है। तो 32 को आप घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करोगे और इसको आधा भी करोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये 16 दूना 32 कट जाएगा, 6 10 60 से 60 कट जाएगा, यानी कि 2 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट हो गया। फिर मैं आपको तरीके से बताता हूँ कि अगर आप रेशियो लगाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते थे। आप पहले ये समझ लीजिए कि अगर अप स्ट्रीम की बात करें यानी कि धारा के विरुद्ध, तो आप बोलेंगे कि 8 शांत जल में है और 2 धारा की चाल है, तो धारा के विरुद्ध 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 का स्पीड होगा। और डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में कितना हो जाएगा स्पीड, 8 और 2 10 का हो गया। अब बताओ दोनों बार क्या है केस, एक स्थान तक गया और उधर से आया भी, तो दोनों में डिस्टेंस सेम है। और अगर डिस्टेंस सेम है तो आपने मेरी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने बताया था कि डिस्टेंस सेम होने पर जो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। तो स्पीड का रेशियो यहाँ पर कितना हो गया, एक बार स्पीड तो है 6 और एक बार कितना है 10, तो टाइम का उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ 10 और 6 आएंगे तो कटा के ये 5 और ये 3 आएगा। ठीक है, अब ऐसे केस में आप देखिए कि यहाँ पर टाइम कितना कम लग रहा है, 5 से 3 है, यानी कि टाइम 2 यूनिट कम लग रहा है। ठीक है, लेकिन सवाल में टाइम कितना यूनिट कम है, 32 मिनट कम है। अगर 2 का मतलब 32 है तो आप कहोगे जी कि 1 का मतलब है 16, और अगर 1 का मतलब 16 है तो आप डायरेक्ट यहाँ से ये कह सकते हैं, 1 मिनट 2, अच्छा टोटल टाइम दिया हुआ है ना 1 मिनट, जाने और आने में टोटल टाइम 32 दे रहा है एक्चुअली में, तो टोटल टाइम हमें भी जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, 5 और 3 टोटल टाइम मिला के यहाँ पे आपका कितना बन रहा है 8, लेकिन सवाल में ये कितना है 32, तो टोटल टाइम 8 के बराबर 32 आ गया, यानी कि 1 किसके बराबर होगा 4 के। और अगर आप 5 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, 5 के 20 मिनट के। ठीक है, तो ये एक्चुअली में 20 मिनट आ गया। तो आप डिस्टेंस अगर लिखना चाहो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू में स्पीड इनटू में टाइम होता है, तो स्पीड जब 6 था तो टाइम कितना था 20 मिनट का, 20 मिनट का मतलब 20 बटे में 60। अब ये 6 से 6 कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर। ठीक है, एक्चुअली में इस 20 को मैंने 60 से डिवाइड किया है उसको घंटा में बदलने के लिए। ठीक है, तो ऐसे भी आप 2 आंसर ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगले सवाल में आपने ये देखा लाभ हानि का सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल लग रहा है। देखें भाई यहाँ पे क्या है अपने पास, इस सवाल में आपको ये दे रखा है कि एक आदमी एक मेज को 12.5% के लाभ पर और एक कुर्सी को 8 सही 1/3% की हानि पर बेचता है, और ऐसे पूरे सौदे में उसे 25 रुपये का फायदा होता है। अब कह रहा है कि यदि मेज को 8 सही 1/3% की हानि पर और कुर्सी को 12 सही 1/2% की लाभ पर बेचता तो उसे न हानि होता न ही लाभ होता। तो आपको मेज और कुर्सी की लागत मूल्य बतानी है। एक बात आप समझ लो कि जब लाभ और हानि नहीं होती है तो ऐसे कंडीशन में हम ये कहेंगे कि जो मेज का 8 सही 1/3% जो वैल्यू होगा वही होगा कुर्सी का 12.1/2%, यानी कि दोनों का जो रुपया में वैल्यू आएगा वो बराबर आएगा, तभी ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो मैं डायरेक्ट ये बात लिखता हूँ अब कि देखो अगर मैं मेज को टी मान लेता हूँ टेबल, तो आप बोलेंगे कि टेबल का इतना परसेंट, अच्छा बताओ 8 सही 1/3% कितना बनता है, 1/12 बनता है। तो टेबल का 1/12 किसके बराबर है, कुर्सी के यानी कि चेयर के 12 सही 1/2% का मतलब 1/8 होता है, तो ये कुर्सी के 1/8 के बराबर है। यानी कि यहाँ से हम टेबल बाई चेयर अगर लिखने की कोशिश करें तो इनका जो रेशियो बनेगा ये 12/8 बनेगा, यानी कि आप कटाएंगे तो ये 3 चौके 12 और 2 चौके 8, 3/2 बनेगा। अच्छा आप बताइए कि ये 3/2 जो आ रहा है ये क्या है रेशियो में, तो आप बोलेंगे कि ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, यानी कि क्रैमुल का रेशियो है। अभी देखिए आगे हमें वापस काम पड़ेगी शुरू वाली लाइन में, अभी फिर से यही निकालना है 1/12 और 1/8। तो हम 8 और 12 से कटने वाला बना देते हैं इसको, ताकि आगे कटाने में आसानी हो। तो 8 और 12 से कटेगा कब, जब इनके एलसीएम के बराबर होगा। तो हम 12 और 8 के एलसीएम से इसको गुना करा देते हैं, तो 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलेंगे 24। तो मैं 24 से इसको गुना करा देता हूँ 24/24 से, और जैसे ही 24/24 से मैंने गुना कराया तो मुझे ये बात पता चली कि अब यहाँ से जो T/C आएगा, यानी कि टेबल की कॉस्ट प्राइस और बाई चेयर की कॉस्ट प्राइस, ये आ जाएगी 24 यहाँ 72 और ये आ जाएगा 24 दूना में 48। अब देखो ये मैंने वैल्यू निकाल दिया। अब आप एक बात सोचो कि ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, लेकिन शुरू वाले लाइन में हमें क्या दिया है कि मेज को अगर 12.5% के लाभ पर बेचता और कुर्सी को बेचता ये 8 सही 1/3% की हानि पर, तो ऐसे केस में उसे 25 रुपये का फ़ायदा हो जाता। तो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ कि अगर टेबल को ये 12.5% पर बेचता, 12.5% का मतलब 1/8, तो आप बताओ 72 का 1/8 कितना होगा, तो आप बोलोगे इसका 1/8 होगा 8 9 72, यानी कि 9 रुपये। 1 मिनट, यहाँ पर क्या होता अपने पास 8/9 यानी कि 9 रुपये। ठीक है, यानी कि 9 रुपये का फ़ायदा होता। और दूसरे केस में ये कह रहा है, आप थोड़ा इधर लिखने दो मुझे तो आप ज़्यादा ढंग से समझ पाओगे। 1 मिनट, देखिए यहाँ पे मैं इधर से लिखना चालू कर रहा हूँ। क्या था हमारे पास, T/C की वैल्यू थी हमारे पास, ये कितनी थी, तो आप बोलेंगे ये थी 72 और बटे में 48।
अब एक बात समझो कि अगर 72 पर वो 9/1/9 लाभ लेता, 1/9 नहीं था, 1/8 था, एक्चुअली में 12.5% था। ठीक है, मेज पर 12.5% का लाभ है, यानी कि 72 का 1/8 लेकर के बेचेगा तो कितना लेके बेचेगा, 9 रुपये का फायदा होगा। और 48 पर ये 1/12 का घाटा सहता है, यानी कि ये कह रहा है कि दूसरे वाले केस में यानी कि कुर्सी को वो 8 सही 1/3% की हानि पर बेचता है, यानी कि 1/12 भाग हानि होता है इसको। तो आप बताइए 48 का 1/12 कितना होगा, तो आप बोलेंगे 4 होगा, 12×4 = 48 और यहाँ पे हानि हुई है। अब बताइए एक बार 9 रुपये का फायदा हुआ और एक बार 4 रुपये का घाटा हो गया, तो ओवरऑल क्या हुआ, तो आप बोलेंगे कि ओवरऑल 5 रुपये का फायदा हो गया। ठीक है, 9 रुपये का एक जगह से फायदा, एक जगह से 4 रुपये का घाटा, तो ओवरऑल 5 का फायदा हो गया। लेकिन सवाल में 25 रुपये का फायदा था, तो आप बोलेंगे कि 5 की वैल्यू 25 के बराबर है, और अगर 5 की वैल्यू 25 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे 5 के बराबर। और 1 अगर 5 के बराबर है तो आप निकाल लो, हमें बताना है कॉस्ट प्राइस। तो पहले हम 72 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर 72 यानी कि टेबल की कॉस्ट प्राइस। तो 1 अगर 5 है तो 72 कितना होगा, 72 × 7 = 35 और 5 × 10 = 360। ठीक है, यानी कि जो टेबल की कॉस्ट प्राइस है वो 360 है। और अगर दूसरी कॉस्ट प्राइस निकालनी है चेयर की, तो 48 से आप गुना कीजिए, 48 × 5 कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20 और 8 × 5 = 40, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 240। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो 360 और 240, यानी कि ऑप्शन ए क्या है, सही है। आसानी सवाल था, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को जरूर से याद रखिएगा, ऐसे सवाल आ जाते हैं एग्जाम में कभी कभी। देखिए अगले सवाल में क्या है अपने पास कि किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, और यदि क्रैमुल और विक्रैमुल दोनों 10 रुपये और 5 रुपये कम होते तो लाभ का प्रतिशत क्या हो जाता, 10% बढ़ जाता। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो देखिए ऐसे केस में मैं आपको बोलूँगा कि आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा लीजिए, अगर क्रॉस प्रोडक्ट आपने सुना है, पढ़ा है तो। ठीक है, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, हम ये लिखेंगे 20% लाभ होता है शुरू में, तो 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5 प्लस का। दूसरे केस में ये लाभ 10% बढ़ जाता है, तो 20 से 10% बढ़ जाएगा, यानी कि 30% हो जाएगा। और 30% लाभ को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये होगा 3/10। ठीक है, आप बताओ शुरू वाले केस में 1/5 का फायदा होता है, यानी कि 5 में खरीदा है तो बेच रहा है 6 में। और दूसरे केस में आप बोलेंगे कि अगर 10 में खरीद रहा है तो बेच रहा है 3 फायदा लेके, यानी कि 13 में। ठीक है, लेकिन दूसरा केस कब आ रहा है, जब ये भी 10 रुपये कम हो जाता है और ये 5 रुपये कम हो जाता है। अब यहाँ से आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा लो डायरेक्ट, तो आप बोलोगे 13 × 5 = 65 है और 10 × 6 = 60 है, तो 65 और 60 का अंतर कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे 5 आ रहा है। और यहाँ पर ये 10 × 5 = 50 है और ये 130 है, तो 130 में से 50 जाएगा तो कितना आएगा, 80, यानी कि 5 की वैल्यू 80 आ गई। और हमसे पूछ रहा था कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, और लागत मूल्य यही 5 है, ये तो विक्रय मूल्य है दूसरा वाला। ठीक है, तो लागत मूल्य 5 ही और 5 की वैल्यू 80 आ ही चुकी है, तो यही 80 आंसर हो गया हमारा। ठीक है, 80 क्या है, क्रय मूल्य है। अगले सवाल पे आएंगे दोस्त जल्दी से। अगले सवाल में देखिए आपको ये दे रखा है कि थीटा जो है वो <90 है और 7 sin² थीटा प्लस 3 cos² थीटा बराबर 4 है। तो tan की वैल्यू बतानी है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबको किसी एक में लाते हैं। ठीक है, तो मैं 7 sin² को ऐसे ही छोड़ देता हूँ और cos² को चेंज कर रहा हूँ, तो ये 3 हो जाएगा। और cos² को मैं साइन में लिखूंगा 1 - sin² थीटा, और ये किसके बराबर है, 4 के। अब ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये 3 से गुना होगा, तो एक्चुअली में माइनस में 3 sin² आएगा। तो 7 sin² में से 3 sin² घटेगा, तो आप बोलेंगे 4 sin² थीटा। और ये 3 एकम कितना हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर का 4। तो यहाँ से आप डायरेक्ट sin² थीटा की वैल्यू लिखना चाहो तो ये 3 जाके उधर घटेगा तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो sin² थीटा अगर 1/4 है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा जी, तो आप बोलेंगे इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/2। अब साइन थीटा अगर 1/2 है तो यहाँ से आप डायरेक्ट ये बात समझ पाओगे कि ये कब होता है, जब थीटा कितना होता है, साइन में 1/2 वैल्यू आता है कब, जब थीटा कितना हो, 30 डिग्री हो, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 है। और थीटा की वैल्यू अगर 30 है तो हमसे tan थीटा पूछा गया है, तो आप डायरेक्टली tan 30 का वैल्यू लिख दो। tan 30 किसके बराबर होता है, 1/√3 के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन बी क्या है, सही है। आसान सवाल था। ठीक है, आप जरूर से प्रैक्टिस करके जाइए ऐसे सवालों को, ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं एग्जाम में, बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि नहीं आते हैं। देखिए अगले सवाल में क्या है अपने पास, अगले सवाल में आपको दोस्त दे रखा है कि एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। तो 2 आदमी, 8 औरत उसी काम को 2 दिन में करने के लिए और कितने लड़कों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आसान सवाल है। देखिए क्या करना है आपको, देखिए एक आदमी है यानी कि एक मैन है, ये कितना टाइम लगाता है टोटल काम करने में, 20 दिन। और एक वुमेन कितना टाइम लगाती है टोटल काम करने में, तो आप बोलेंगे 30 दिन। और एक बच्चा उसी काम को करने में कितना समय लगाता है, तो आप बोलेंगे 60 दिन। अब यहाँ से देखिए टोटल, अगर आपको टोटल वर्क मानना है तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम 60 आएगा, तो टोटल वर्क हमने मान लिया 60। अब बताइए कि टोटल वर्क अगर यहाँ पे 60 है
तो एफिशिएंसी इनका कितना होगा, ये 20 या 60, यानी कि इसका एफिशिएंसी 3 होगा, ये 30 दूना 60, इसका 2 होगा, और ये 60 एकम 60 1 होगा। ठीक है, यानी कि एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, औरत एक दिन में 2 यूनिट, और बच्चा एक दिन में 1 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, ये इनकी क्षमता का अनुपात आ गया। अब यहाँ से आप बताइए हमें काम क्या किससे कराना है, 2 आदमी से, यानी कि 2 मैन और प्लस में 8 वुमेन और प्लस में कुछ बच्चे। तो बच्चों की संख्या हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि बच्चे x हैं, तो x और साथ में उनकी एफिशिएंसी के लिए हम b लिख लेते हैं। ठीक है, और ये लोग कितना दिन तक काम करेंगे, 2 दिन तक, और काम क्या करेंगे, यही 60 यूनिट का काम करेंगे, तो ये 60 के बराबर है। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू किसका, m के जगह पर हम ये 3 पुट करेंगे, और w के जगह पर 2 और b की जगह पर 1। तो अगर आप यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये 3 दूना 6 बनेगा, w के जगह पर 2 रखेंगे तो 8 दूना 16 बचेगा, और प्लस में ये b के जगह पर 1 रखेंगे तो केवल x ही बचेगा, और इस 2 से ये 60 कट जाएगा तो यहाँ 30 बचेगा, और यहाँ से x की वैल्यू 16 और 6 22 जाके 30 में से घटेगा तो 8 आ जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बच्चों की कितनी ज़रूरत है, 8 बच्चों की ज़रूरत है, और 8 यहाँ पर सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे दोस्त और अगले सवाल पे आएंगे। देखें भाई इस सवाल में क्या है अपने पास, यहाँ पर है कि एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, और प्रत्येक 1 किलोमीटर पर यह 6 मिनट का आराम करता है। ठीक है, तो 18 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लगाएगा। 6 किलोमीटर की स्पीड से चलता है और इसे 18 चलना है, और 6 मिनट का आराम करता है हर एक 1 किलोमीटर पर। अब एक बात समझो पहले कि अगर ये सीधा सीधा 18 चलता, आराम नहीं करता, तो इसको कितना टाइम लगता, तो आप बोलेंगे जी कि टाइम लगता 6 के हिसाब से 18 चलने में, दूरी बटा में 4, यानी कि 6 तियाँ 18, यानी कि 3 घंटे का समय इसे लगता। ठीक है, लेकिन इसे 3 घंटे का एक्चुअल समय लगेगा नहीं, क्योंकि ये हर एक 1 किलोमीटर चलने पर 6 मिनट आराम करता है। अच्छा आप बताइए कि 18 किलोमीटर अगर इसे चलना है तो ये कितना समय तक आराम करेगा। तो आप बोलेंगे कि 0 से जब 1 किलोमीटर ये चल देगा तो एक बार आराम करेगा, जब 2 किलोमीटर चल देगा तो दूसरा बार आराम करेगा, 3 किलोमीटर चलेगा तो तीसरा बार आराम करेगा। ऐसे ही जब ये 18 किलोमीटर चलेगा तो 18वां बार तो आराम नहीं करेगा, क्योंकि 18वें बार में तो ये पहुंच ही जाएगा, तो ये 17 बार आराम करेगा कुल मिला के। ठीक है, क्योंकि 18वीं बार में ये अपना डिस्टेंस कवर कर लेगा, पूरा दूरी चल देगा, उसके बाद ये आराम करे या चले या ना चले उससे क्या मतलब है। तो आप ये समझ लो कि टोटल 17 बार ये आराम करेगा। और अगर 17 बार दोस्त आराम करेगा तो आप बताओ कि एक बार आराम करता है तो ये 6 मिनट का समय लेता है, तो 17 बार आराम करने में 17 छक कितना हो जाएगा, 102 मिनट आराम करेगा। 102 मिनट में आप बताइए कि ये 60 मिनट और कितना बच जाएगा, 42 मिनट। तो 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा और फिर 42 मिनट। तो पहले 3 घंटा ऐसे लग रहा था, और ये 1 घंटा 42 मिनट वो रुक के समय खराब करेगा। यानी कि टोटल टाइम अगर आप बात करें तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा दोस्त, तो टोटल टाइम आप बोलेंगे 3 घंटा, और ये 1 घंटा 4 घंटा, और साथ में ये 42 मिनट। तो 4 घंटा 42 मिनट, यानी कि ऑप्शन सी क्या है दोस्त, सही है। आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल पे देखें भाई इस सवाल में अपने पास क्या है, यहाँ पर आपको ये दे रखा है कि राम 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह 15 मिनट लेट हो जाता है, और अगर 4 की स्पीड से चलेगा तो 15 मिनट जल्दी पहुँच जाएगा। तो आपको बताना है कि राम द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो हम इसको रेशियो पर ले आते हैं। देखिए आपको ये बात पता है कि दोनों बार क्या है, उसके लिए डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो आप बोलेंगे कि स्पीड का रेशियो जो होगा वो टाइम का अपोजिट होगा। तो मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ कि स्पीड का रेशियो कितना है, एक बार 3 है और एक बार 4 है। और अगर स्पीड 3 और 4 है तो टाइम कितना होगा, तो आप बोलेंगे टाइम हो जाएगा जी 4 और रेशियो 3। ठीक है, अब ये बताइए कि यहाँ पर कितना टाइम का गैप है, 1 यूनिट का गैप है, लेकिन सवाल में एक बार 15 मिनट देरी से पहुँचा है, एक बार 15 मिनट जल्दी, यानी कि ओवरऑल 30 मिनट की गैपिंग है सवाल में। तो हमारे हिसाब से 1 का गैपिंग है, लेकिन सवाल में 30 मिनट का गैपिंग है। अगर 1 30 के बराबर है तो 4 किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे कि 4 बराबर होगा 3 चौका 12, 120 मिनट के। 120 मिनट का मतलब कितना होता है, 2 घंटे। ठीक है, यानी कि 2 आवर्स के बराबर है। तो यहाँ पर 4 के पास जो वैल्यू है ये एक्चुअल में टाइम कितना है, 2 आवर्स। अब बताइए कि अगर 3 की स्पीड से ये 2 घंटे चलेगा तो टोटल कितनी दूरी हो जाएगा, दूरी इक्वल टू 4, यानी कि 3 और गुना में समय 2 घंटे आया है तो 3 दूना 6, 6 किलोमीटर चलेगा, यानी कि ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त और अगले सवाल पे आएंगे जल्दी से। अगले सवाल में हमारे पास क्या है कि किसी अधिकतम पारी का स्कोर, अधिकतम पारी का स्कोर कुल स्कोर का 2/9 है, और दूसरा अधिकतम स्कोर शेष का 2/9 है। ठीक है, और दोनों का अंतर कितना है, 8 है। तो आपको बताना है पारी का कुल स्कोर क्या होगा। तो आप टोटल स्कोर को क्या करते हैं, मान लेते हैं कि टोटल स्कोर्स कितना है, x है। टोटल स्कोर्स अगर x है मान लो, तो आप बोलेंगे जी कि x का 2/9 जो है ये है अधिकतम। ठीक है, इसका ये अधिकतम हो गया, और ये कह रहा है कि दूसरा जो अधिकतम है ये
इसमें से जो शेष बच गया है उसका 2/9 है। आप बताइए कि शेष बच कितना गया है, तो आप बोलेंगे कि x में से 2/9 यहाँ पर है तो 7/9 शेष बच गया, और इसका भी 2/9 है दूसरा वाला अधिकतम स्कोर, और इन दोनों का अंतर जो है वो है सवाल में 8। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। पहला जो अधिकतम स्कोर है वो है टोटल का 2/9, और जो इसमें से बच जाएगा उसका 2/9 है दूसरा स्कोर। तो दूसरा स्कोर देखो, ये x का कितना बच गया, x का 2/9 यहाँ पर है तो 7/9 बच गया, और उसका भी 2/9 है दूसरा वाला, और दोनों का अंतर 8 है तो मैंने 8 रख लिया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए डायरेक्टली आप चाहे तो काट भी सकते हैं, या फिर आप एक ही बार इसको भी 81 नीचे बना लीजिए। तो आप 81 बनाने के लिए बोलेंगे कि ये 18x होगा, और नीचे 81 आ जाएगा, और ये कितना होगा, 1 मिनट, मैंने नीचे 81 बना दिया है यहाँ पर कि एलसीएम लेना आसान हो जाए। और वो है 7 दूना में 14x, और बटे में ये है 14x, और बटे में 81, और ये कितना है अपने पास 8 है। अब यहाँ पर देखिए 18 में से 14 जाएगा तो ये बचेगा 4x, और बराबर में 8 और गुना में 81। तो यहाँ से आप 4 से 1 हटा दीजिएगा तो 4 दूना 8, यानी कि x इक्वल टू में 81 दूना 162, और 162 टोटल स्कोर है, यानी कि ऑप्शन डी क्या है, सही है। ठीक है, आगे वाले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। 47 नंबर सवाल क्या है अपने पास कि किसी प्रिज्म का आधार सम अष्टभुज है, सॉरी सम षटभुज है, यहाँ पर हेक्सागोनल है, ये मेरी गलती है, हेक्सागोनल है। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक अगर भुजा 1 सेंटीमीटर है तो प्रिज्म का आयतन क्या होगा। अब प्रिज्म का आयतन बताना है तो आपको पता होगा कि वॉल्यूम क्या होता है। प्रिज्म का वॉल्यूम होता है, मैंने शुरू में ही बताया था आपको, कि एरिया ऑफ बेस, यानी कि एरिया ऑफ उसका बेस, आधार का क्षेत्रफल और गुना में हाइट। आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई होता है। तो आधार का क्षेत्रफल कितना होगा आप बताइए। आधार का क्षेत्रफल, यहाँ पर आधार है समषटभुज यानी कि हेक्सागन है, तो हेक्सागन का समषटभुज का एरिया कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और गुना में 6, क्योंकि 6 समबाहु त्रिभुज मिलने से एक समषटभुज बनता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4, और इंटू में साइड स्क्वायर, तो साइड कितना है 1 है, और इंटू में हाइट लेना है। तो यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, हाइट भी 1 ही है, तो हाइट भी हम 1 ही लेंगे, एक्चुअली में वो छूट गया है, तो आप इसे कटा दीजिएगा, 2 से कट जाएगा और ये 3 से, तो ये बचेगा अपने पास कितना 3√3 और बाई 2, यानी कि आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 48 पे आते हैं जल्दी से। देखिए 48 नंबर सवाल क्या है हमारे पास कि किसी बहुभुज में प्रत्येक बाह्य व आंतरिक कोण का अंतर कितना है, 150 है, तो आपको बताना है बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो ये आसान सवाल है, आप इसको इजीली कर पाएंगे। देखिए क्या है, प्रत्येक बाह्य कोण और प्रत्येक अंतः कोण का अंतर है कितना, 150। अब बताइए कि प्रत्येक बाह्य कोण हम कैसे निकालते हैं। चलो कोई बात नहीं है, आप एक बात तो ऐसे भी सोच सकते थे इसको कि अगर अंतः कोण x है और बाह्य कोण y है तो दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और सवाल में ये अंतर 150 दे रखा है, x माइनस वाई 150। तो यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि किसी एक की वैल्यू निकालिए। तो अगर भुजाओं की संख्या निकालनी है तो मैं बाह्य कोण निकालना प्रेफर करूँगा, वैसे बाह्य कोण भी निकल ही जाएगा। आप डायरेक्टली इसको जोड़ के आधा कीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 13 और 1 1 2 और 1 4, 430 आएगा, 430 ही आएगा। 0 8 5 13 का 3 और 1 और 1 2 और 1 330 आएगा ना, ये आएगा 330 और बटे 2, यानी कि ये हो जाएगा 16 दूना 32 और 5 दूना 10। अगर x की वैल्यू है 165 तो y की वैल्यू यानी कि बाह्य कोण कितना हो जाएगा, तो आप 180 में से ये घटा दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा दोस्त कितना, 15। y की वैल्यू अगर 15 है तो आप बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ साइड्स होगा वो नंबर ऑफ साइड्स कितना होता है, नंबर ऑफ साइड होता है 360, और बटे में बाह्य कोण, तो बाह्य कोण कितना आ गया है 15, और 15 से कटाइएगा तो 15 दूना 30 और 15 चौके 60, यानी कि 24 इसका आंसर है। ठीक है, देखिए ये इजी है, वरना करने के लिए तो और भी तरीके हैं। आप बाह्य कोण का फॉर्मूला लगाते और माइनस में अंतः कोण का, और दोनों का अंतर डायरेक्ट आप 150 रख देते तो भी बात बन जाता। या आप ऐसे भी सोच सकते थे, जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये बता दिया कि हम मान लेते हैं चलो कि बाह्य कोण कितना है, या अंतः कोण मान लेते हैं x। अगर अंतः कोण x होगा तो बाह्य कोण कितना होगा, तो आप बोलेंगे जी x और प्लस में होगा 150, तभी दोनों का अंतर इतना आएगा। वैसे अंतः कोण बड़ा रहता है जनरली, तो हम अंतः कोण को x + 50 मानते हैं, 150, और बाह्य कोण को हम मानते हैं x। ठीक है, और दोनों का अंतर 150 आ जाएगा, और अंतः कोण और बाह्य कोण को जोड़ने पर 180 बनता है, तो हम यहाँ से जोड़ेंगे दोनों को तो ये बन जाएगा 2x और प्लस में 150, और ये आ जाएगा 180 के बराबर। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिएगा तो आ जाएगा 15, और x की वैल्यू 15 आ गया, यानी कि बाह्य कोण 15 है। तो बाह्य कोण अगर 15 है तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स कितना हो जाएगा, 360, और बटे में बाह्य कोण, तो 360 और बाह्य कोण 15 था, और अभी भी कटाइएगा तो ये 24 आ जाएगा। तो ये ज़्यादा ही आसान हो गया उससे।
ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है, सही है। और 2 सवाल रह गया है, जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। देखें भाई इस सवाल में क्या है अपने पास, यहाँ पर आपको ये दे रखा है कि x की वैल्यू ये है और आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो ये सवाल वैसे पूछा हुआ सवाल है, बिल्कुल आ सकता है, अभी भी चांस है आने का, और मेंस में ही पूछा हुआ सवाल है। तो आप ऐसे केस में क्या करो कि जो पावर वाले हैं उनको एक तरफ रहने दो और बिना पावर वाले को एक तरफ ले आओ। यानी कि 2 को हम x की साइड लाएंगे तो आप बोलेंगे कि ये हो जाएगा x-2, और उधर हो जाएगा आपका 2 का पावर 2/3 और प्लस में 2 का पावर 1/3। अब दोनों तरफ हम होल क्यूब कर देते हैं ताकि ये पावर 3 हट जाए। तो अगर आप होल क्यूब करने जाइएगा दोनों तरफ, तो बताइए होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलेंगे a का क्यूब यानी कि x का क्यूब, और माइनस में b का क्यूब यानी कि ये 8 हो जाएगा, और फिर माइनस में आप बोलेंगे 3a² b होता है, तो 3a² b का मतलब 3 दूना 6x का स्क्वायर, और प्लस 3ab² होता है, तो 3a का मतलब x और b² का मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो 4 तियाँ 12x आ जाएगा ये, ठीक है। और दूसरी तरफ भी आप होल स्क्वायर कर लो, ठीक है। आप इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, a³ + b³ और प्लस सॉरी माइनस है तो a³ - b³ और फिर 3ab और इंटू a - b, आप ये भी कर सकते थे। उसी को तोड़ने पर इतना बनता है एक्चुअली में, तो ये बराबर कितना बन जाएगा, इसको भी आप तोड़िए तो ये आपका देगा a का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, तो ये 3 तो कट जाएगा यानी कि ये 4 बचेगा, और इसका क्यूब करेंगे तो इसमें भी 3 कटेगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, और प्लस 3a² b, या 3a² भी हम नहीं लगाते हैं, 3ab लगाते हैं यहाँ पर। तो आप बोलेंगे 3 और ए बी की जगह पर इन्हीं दोनों को गुना करेंगे, तो आप बताइए इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो क्या आएगा, ए बी के बदले 3ab हमें लिखना है, और इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो आप बोलेंगे कि बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, यानी कि 2 के पावर ये आ जाएगा 2/3 और प्लस में 1/3, और देखो ये आ जाएगा ओवरऑल 2 के पावर, ये जोड़ेंगे तो 3/3, यानी कि ये कट के 2 ही आ जाएगा, यानी कि इनका जो मल्टीपल आएगा वो 2 ही आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये बात डायरेक्टली लिख लेते हैं कि यहाँ पर जो इनका मल्टीपल आएगा वो 2 आएगा, तो 3ab के बदले में मैंने 2 ले लिया, और इंटू में a + b होता है, तो a + b इनका सम आपको पता है कि x - 2 के बराबर है। ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्त, यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब, मैंने इन दोनों को क्यूब करके लिख दिया, फिर 3 भी लिख दिया, और इंटू में ab के बदले में इन दोनों को गुना करके 2 आया लिख दिया, फिर इंटू में a + b लिखना है, तो आपको पता है कि ये a + b x - 2 के बराबर है, तो इस a + b के बदले में मैं वापस क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पर x - 2 ही लिख देता हूँ। अब देखो ये कितना बच गया, तो आप बोलेंगे ये है x का क्यूब और माइनस का 8, और फिर अभी ये है माइनस का 6x का स्क्वायर, यह सजा के लिखते हैं, 6x के स्क्वायर को पहले लेते हैं क्योंकि सवाल में ऐसा कुछ निकालना भी है। तो आप देखेंगे यहाँ से मैंने 6x का स्क्वायर लिख लिया, और फिर प्लस का 12x और माइनस का 8 बराबर इधर कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 4 और 2 6, और प्लस में 3 दूना 6x और माइनस में 3 दूना 6 दूना ये 12 आ गया। अभी बताओ हमें जो निकालना है, अब उस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं इसको। तो हमें क्या चाहिए, पहले x का क्यूब चाहिए, तो मैं x का क्यूब लिख दिया, फिर दूसरे टाइम पर चाहिए -6x², तो मैंने माइनस का 6x का स्क्वायर लिख दिया, फिर हमें क्या चाहिए, सवाल में हमें चाहिए 6x, तो अगर 6x चाहिए तो आप बताइए कि यहाँ पर ये जो 6x है और इधर 12x है, तो ये 6x इधर आएगा लेफ्ट साइड में, तो 12 में से 6 जाएगा, तो वापस इधर कितना रह जाएगा, 6x, ठीक है। और इसी की हमें वैल्यू बतानी है, तो हम -8 को उधर लेके चले जाते हैं, तो उधर कितना बचा है, आप बोलेंगे कि उधर 6 में से 12 जाएगा एक्चुअली में, तो माइनस का 6 बचा है, उधर माइनस का 6 है, और ये 8 जाएगा तो प्लस का 8, और 6 में से 8 जाएगा या 8 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2, और 2 इस सवाल का सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे हैं ये सवाल भी बड़ा नहीं है, लेकिन आपको पहले से पता होना चाहिए तरीका कि क्या करना है, वरना सवाल जिस तरीके का दिया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख के डर ही जाते हैं। अभी देखिए अगले सवाल में क्या है, ये भी आपके लिए मेंस के लिए काफ़ी अच्छा सवाल है, ज़रूर आप इसे ध्यान में रखिएगा। साइन 105 डिग्री और प्लस साइन 75 डिग्री का मान बताना है, तो मैं 105 को भी 75 में लाने की कोशिश करता हूं ताकि ये साइन स्क्वायर बन जाए। और ध्यान रखिए कि आप साइन 75 की वैल्यू याद रखिए, साइन 15 हो गया, साइन 75 हो गया, ये सब वैल्यू याद रखने वाला है, तभी आप जल्दी कर पाइएगा, वरना इसको साइन a + b का फॉर्मूला लगा के आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, a + b या a - b फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो इसमें मैं क्या लिखता हूँ कि साइन, और 105 को मैं लिख देता हूँ कि ये है 180 और माइनस में 75, ठीक है। और दूसरी जो वैल्यू है ये साइन 75 तो है ही, अब ये कितनी बनेगी, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये भी साइन 75 बन गया, और इंटू में दूसरा जो वैल्यू था वो भी कितना हो गया, साइन 75, और साइन 75 की वैल्यू अगर आपको याद हो तो ये होता है √3, जरूर से इसको याद रखिएगा, √3 + 1 और बाई 2 √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, √3 + 1
और बाई 2√2 होता है, सॉरी यहाँ पे ये गलती हो गया, 2√2 इसका होल स्क्वायर होता है, तो इसका होल स्क्वायर हम कर देते हैं। तो आप बताओ ऊपर होल स्क्वायर करने पर ये 3 और 1 4 बनेगा और प्लस में 2√3 बनेगा, और नीचे इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना में 8। तो अगर आप 2 कॉमन लेके कटाते हैं तो ऊपर कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा और प्लस का √3 और नीचे 2 से जाएगा तो ये 4 रह जाएगा, यानी कि √3 + 2/4। ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे सही है। और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था। आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और क्या ये सीरीज़ मुझे कंटिन्यू रखनी चाहिए, ये ज़रूर से आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो इस सीरीज़ को आगे मैं ले चलूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप अपना कमेंट जरूर से कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा।